आज आप किसी घर में पूछ के देखिए कि ऐसा कोई घर है जिसमें दवाइयाँ नहीं चल रही, डेली वाली दवाइयाँ। क्या कैंसर भी महामारी बन गया? इंडिया को ग्लोबल कैपिटल ऑफ कैंसर डिक्लेयर कर देना चाहिए पूरे वर्ल्ड में। एक ही गोली तो खानी पड़ेगी। बेवकूफ ये नहीं समझ रहे हो तुम, एक गोली जिसको समझ रहे हो आज खाओगे उस गोली का साइड इफेक्ट, बीमारी तुम्हारी बढ़ती जाएगी, दूसरी गोली ऐड होगी और तुम इस मकर जाल में उलझ के रह जाओगे पूरी जिंदगी। क्या ये सच है कि हमारे लीवर की पावर सच में 400 साल तक की है मेमोरी की, वो कुछ भी डाइजेस्ट कर सकता है? और अचानक ऐसा हो गया कि हमारे जो बॉडी का जो मेन काम था अपने आप को हील करना, वो हमने बंद कर दिया। लीवर पे लाख अत्याचार कर लें, 3 महीने उसको आप नॉर्मल नेचुरल लाइफ स्टाइल पे लाएंगे, लीवर रिग्रो हो जाएगा। मुझे लगता है इंडिया में ना जान की वैल्यू है, सस्ती बहुत है हमारी। जो रात में जगते हैं उसमें हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज और कैंसर ज़्यादा है। प्रॉब्लम यह है डॉक्टरों को न्यूट्रिशन नहीं पढ़ाएगा, डाइटिशियन को डॉक्टरी नहीं पढ़ाएगी। हर इंसान रोज कैंसर को खरीदता है। मार्केट में मौत बांटी जा रही है सर लोगों को। मरीज भी सोच रहा है कि फास्ट फूड कल्चर है, भैया जल्दी दो दवाई हम चले। डॉक्टर भी सोचा तुम्हें यही चाहिए तो ले जाओ। इज इट पॉसिबल लाइफ विदाउट पिल्स? यस इट इज पॉसिबल। कांटा लगा गला, शेफाली जरीवाला। हाँ। Actress and reality star Shefali Jariwala, best remembered for her iconic appearance in the Kanta Laga music video and her participation in Big Boss 13. The reason for her death is believed to be a heart attack or cardiac arrest. अभी तो रिसेंट ऐसे लोग विसरल फैट के शिकार होते हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज एंड कैंसर। अगर आज अल्कोहल का इजाद होता तो उसका नाम पॉइजन रखना पड़ता। भैया डायबिटिक से बाहर आना है बहुत आसान है, बहुत आसान। जरूरी नहीं है धक्के खाने कहीं पर। आपने तय कर लिया है कि जीवन में पैसा कमा के और उस पैसे को वेंटिलेटर पे गंवाना है। तो ये माइंडसेट का क्या सच में बहुत बड़ा रोल है कैंसर जैसी बीमारी को बाहर आने में? माइंडसेट का पूरा रोल है कराने में भी और इससे रिकवर होने में भी। जितने भी एलोपैथी वाले डॉक्टर हैं उनको होम्योपैथी से और आयुर्वेदिक से कुछ प्रॉब्लम है क्या? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपका अपना विकास योर ओन ग्रोथ में। एक ही मिशन है, आप हेल्दी रहें, वेल्दी रहें और अच्छे रिश्तों में रहें। आपके रिश्ते दिन ब दिन बेहतर हों। किसके साथ? अपने आप के साथ और दूसरों के साथ। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं और एक उस सपने के बारे में बात कर रहा हूँ जिसे सुनकर आपको लगेगा क्या ये संभव है? लाइफ विदाउट पिल, बिना दवाइयों के जीना क्या संभव है? स्वस्थ रहना क्या संभव है जैसे हमारे बुजुर्ग रहा करते थे? जी हाँ, संभव है। आज हमारे साथ हैं भारत के जाने माने डॉक्टर, कहने को तो कैंसर सर्जन है, लेकिन आज मैं उनको इस नाम से नहीं बुलाऊंगा, कैंसर सर्जन के नाम से मैं नहीं बुलाऊंगा। आज मैं उनको गुरु के नाम से बुलाऊंगा। डॉक्टर अंशुमान सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक बहुत बड़ा चेंज देख रहा हूँ मैं पिछले 15 साल पहले अगर जाऊं मैं मेरे घर पर, तो शायद एक छोटा सा इतना सा बॉक्स होता था, लोहे की डब्बी होती थी, इसमें कुछ गिनी चुनी 4-5 दवाइयां होती थी। और आज हर घर में, मैं मेरे घर की बात कर लूँ, मेरे छोटे भाई के घर की बात कर लूँ, मेरे पिता के घर की बात कर लूँ जो होम टाउन में रहते हैं, इतने बड़े बड़े डब्बे हैं। और घर में अगर 4 मेंबर हैं तो चारों के अलग अलग कार्टेज हैं। ऐसा क्या हो गया इन 15-20 सालों में कि हम दवाइयों पे पूरी तरह से निर्भर हो गए हैं? जनाब, आपने जो तार छेड़ा है, ये समाज का ऐसा तार है जिसपे पर्दा डाला गया और लोग जीने लगे इसको न्यू नॉर्मल मानने लगे। कि जिंदगी है तो दवाइयां होगी। लेकिन सच्चाई ये है, जो सूत्र मैं हर समय कहता हूं, लाइफ विदाउट पिल्स इज एक्चुअली लाइफ। लाइफ विदाउट पिल्स इज एक्चुअली लाइफ। और डॉक्टर होने के बावजूद ये बात कह रहा हूं, लाइफ विद पिल्स इज नॉट लाइफ। अब इसको समझिए आप। एक डेट ऑफ बर्थ जब पैदा हुए, तो जब आखिरी सांस लिया आपने, 2 सांसों के बीच के जीवन को आप जीवन समझते हैं? बिल्कुल सही है। और एक्चुअल लाइफ स्पैन उसको कहते हैं कि जितने समय तक विदाउट दवा, विदाउट मेडिसिन, विदाउट पिल्स आप चले, एक्चुअल लाइफ स्पैन वही है आपकी। वाह, ये सही बात कह रहे हो आप। बाकी का ड्रग सपोर्टेड लाइफ स्पैन है। ठीक, आइडियली लाइफ स्पैन शुड बी इक्वल टू द लाइफ। होना चाहिए ना? ऐसे ही होना चाहिए, सही कह रहे होना चाहिए। हो। बिल्कुल। जब मैं एमबीबीएस का छात्र था तो वाकई अगर हाइपरटेंशन का मरीज, डायबिटीज का मरीज है तो हमारे गुरुजी बुला के दिखाते थे कि देखो। आपके टीचर्स? हमारे टीचर्स ओके। एमबीबीएस के समय। आज आप किसी घर में पूछ के देखिए कि ऐसा कोई घर है जिसमें दवाइयां नहीं चल रही, डेली वाली दवाइयां। कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, कैंसर,
पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, बच्चों में अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, या कुछ नहीं होता सर दर्द की दवाई। क्यों हुआ? ये पर्दा कब डाला गया और क्यों डाला गया? गौर से समझिए। बाजारवाद किसमें है, मुनाफा किसमें है? 140 करोड़ की हमारी आबादी, अब तो 145-46 करोड़ है। इतनी आबादी अगर 20-30% को भी आपने बना दिया तो कई कंट्री तो इसी में समा गया। अगर आपने रोगी बना के रखा और दवाइयां खिलाते रहे, उदाहरण के तौर पे चलिए एक उठाते हैं, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की दवाई आपने दी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, मतलब खून की नली को आप फुला दें, ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, तो डाउन रीडिंग हुई ना, लेकिन जिस कारण ब्लड प्रेशर बढ़ा उसको कब डाउन किया आपने? अच्छा, वो तो नहीं डाउन, तो ये तो मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन है। एग्जैक्टली बीपी रिकॉर्डिंग कम की गई। अगर नहीं तो बीपी आपने ठीक कर दिया तो कुछ दिनों बाद दवाई बदलनी क्यों पड़ी, बढ़ानी क्यों पड़ी, ऐड क्यों करनी पड़ी, और सब करने के बाद फिर हार्ट अटैक क्यों हुआ जब आपने क्योर ही कर दिया? भाई क्या गेम है। सेम डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज की बात करें जो डायबिटीज कॉमन है, टाइप 1 डायबिटीज डेफिशिएंट, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज की बात करें, अब वो डायबिटीज का पूरा इलाज ही गलत है। कैसे मैं कह रहा हूं? डायबिटीज किसी को है, आप क्या देते हैं? इंसुलिन बढ़ाने की दवा देते हैं। जितनी नई दवाइयां हैं, या फॉर दैट मैटर इंसुलिन ही इंजेक्शन दे रहे हैं। इंसुलिन ऑलरेडी बढ़ा, हाइपर इंसुलिनेमिक स्टेट है टाइप 2 डायबिटिक, इंसुलिन बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा? इंसुलिन रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस खत्म करने की कौन सी दवा दी गई? उल्टा बढ़ाने की दवा दी। बढ़ाने की दवा दी गई। कुछ दिनों बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। अल्टीमेटली किडनी फेलियर, रेटिनोपैथी मतलब आंख में विजन का जाना, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, या डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जिसमें अल्सर हो जाए, पाँव में प्रॉब्लम हो जाए, जिसको साइड इफेक्ट बोल देते हैं। जिसको साइड इफेक्ट हुआ। तो डायबिटीज जब ट्रीट कर रहे हैं तो डायबिटीज ठीक क्यों नहीं किया? क्योंकि इलाज गलत है। इंसुलिन सेंसिटिविटी करने के लिए कोई काम नहीं किया गया। तो ये जो एक नेक्सस बना गया, कौबे मकर जाल, ये क्यों बनाया गया? जब हम लोग एमबीबीएस के छात्र थे तो लाइफस्टाइल पे, कुछ न्यूट्रिशन पे चर्चा होती थी। आज की डेट में एमबीबीएस की पढ़ाई में, 5 साल की पढ़ाई में 19.6 आवर्स न्यूट्रिशन पढ़ाया जाता है। पूरे 5 साल में पूरे सिर्फ 5 19 घंटे, सिर्फ 19 घंटे, 19 घंटे, जो कि मेजर पार्ट होना चाहिए था। एग्जैक्टली। अब क्यों? एमबीबीएस करिकुलम कौन डिसाइड करता है? अमेरिका। ओके। अमेरिका का एमबीबीएस करिकुलम कौन डिसाइड करता है? फार्मा लॉबी। फार्मा लॉबी साहब क्यों चाहेगा कि उसके रोगी या कंज्यूमर फॉर दैट मैटर कम हो? वो तो चाहेगा जितनी दवाइयां लिखो। और एजेंट का काम किससे कराना है उसको? अब तो उसको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रखने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर करेगा उसका एजेंट का काम। कितना आसान हो गया। पढ़ा लिखा क्वालिफाइड एक डॉक्टर अब एजेंट का काम करने लगा। दवाइयां हर घर घुसा दी गई। अगर मैं कहूं अतिशयोक्ति लगेगी लोगों को, इज इट पॉसिबल लाइफ विदाउट पिल्स? यस इट इज पॉसिबल। मतलब ऑब्वियसली सर, मैं आपकी बात से रेजोनेट इसलिए कर सकता हूँ कि मुझे याद अच्छी तरह, मेरे नाना जी फिट एंड फाइन थे, लगभग 6 फीट के थे वो, और लास्ट के टाइम पे उनको कुछ मेडिसिन लेनी पड़ी थी। उससे पहले उनको मैंने कभी मेडिसिन लेते नहीं देखा था। अब आपको बताता हूँ, चलिए फैमिली श्रृंखला की बात कर ले। मेरे दादाजी, उनका देहांत 98 साल की उम्र में हुआ। वाह। लाइफ टाइम में कभी कोई दवा नहीं। लोग कहते एजिंग के कारण डायबिटीज होता, तो उनको क्यों नहीं हुई बीमारी? दादी मरी 94 ईयर्स में, कभी दवा, वो तो तंबाकू और ये पान भी खाती थी, चलिए उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक बार मेरे फादर जबकि डॉक्टर हैं, उनके सैंपल की दवाइयां अलग रखी, एक बार घर में मदर को ट्यूबरकुलोसिस हुई, तभी मैंने देखा था कि दवाई ऐसी है। उसके बाद जब ट्यूबरकुलोसिस ठीक हुई तो घर को पूरा धोया गया, तो दवाइयां भी जो बच गई थी फेंकी गई, मतलब दवाई की जरूरत ही नहीं घर में। दवाई उस समय से लेते हुए मेडिकल कॉलेज की यात्रा करते हुए आज, मतलब 35-37 साल की यात्रा में, कब पर्दा ये गिरा दिया गया और लोगों को समझा दिया गया कि न्यू नॉर्मल ये है। सही कह रहे हो सर, ये जो न्यू नॉर्मल वर्ड यूज कर रहे हो ना, मैं उससे रेजोनेट कर पा रहा हूँ। चल यार, दवाई से तो तू ठीक चल रहा है, ये हम कहने लग गए हैं। उसका कारण है ना कि फास्ट फूड कल्चर हो चुका है। आप भी जाते हैं डॉक्टर के पास, अगर कोई एथिकल डॉक्टर आपको चाह रहा है लाइफ स्टाइल समझाना, तो आपको लगता है डॉक्टर साहब पैसे दे दिए ना, फीस दे दी, दवा लिखो, मैं भी चलूं दवा खरीदूं खाऊं, एक ही गोली तो खानी पड़ेगी। बेवकूफ, ये नहीं समझ रहे हो तुम? एक गोली जिसको समझ रहे हो आज खाओगे, उस गोली का साइड इफेक्ट, बीमारी तुम्हारी बढ़ती जाएगी,
दूसरी गोली ऐड होगी और तुम इस मकर जाल में उलझ के रह जाओगे पूरी जिंदगी, तुम दवा के चक्कर में पड़ोगे। आप कहिएगा कि क्या साइंस गलत? साइंस बिल्कुल गलत नहीं है। मॉडर्न साइंस बहुत अच्छी चीजें ढूंढ के लाता है, लेकिन इस पे व्यापारी इतने घुस गए हैं अब, और मेजर मेजर कंट्री के पॉलिटिकल पोस्ट होल्डर, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर टाइप के लोग, जैसे उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ, ट्रम्प अमेरिका का प्रेसिडेंट है, सनोफी कंपनी जो दवा की है उसमें उसका बिजनेस पार्टनर, उसका 51% स्टेक है। कोविड के टाइम आपने सुना होगा क्लोरोक्विन से कोविड का इलाज होने लगा था। बिल्कुल। क्यों? सनोफी के पास रॉ मटेरियल हाईएस्ट था और स्टोर था इंडिया में। इंडिया से रॉ मटेरियल मंगवाया गया, ये दिखाया गया कि इंडिया बहुत बड़ा नेक काम किया। नेक काम कुछ नहीं किया, सनोफी का अपना माल पड़ा हुआ था, क्लोरोक्विन को उठाया गया, क्लोरोक्विन मार्केट में पंप कर दिया गया, जबकि एंटी मलेरियल एंटी वायरल हो ही नहीं सकता था। मैं हर टीवी प्रोग्राम को उसमें कर रहा था। तो ये जो फार्मा लॉबी का जाल है बहुत हाई लेवल पे चलता है। मुझे तो फिर आपकी बात सुन एक चीज समझ में आ रही है, जाएंगे इसको और डीप डाउन लेकर, कि कुल मिलाकर अगर कोई भी लॉबी आपको अटैक कर रही है और आपको उस नॉर्मल लाइफ से बाहर निकाल के न्यू नॉर्मल की तरफ लेके जा रही है, तो मुझे मेरा एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि मुझे मेरे अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए अपने आप पर काम करना पड़ेगा। ये तो तय हो गया। उसका रीजन है, इंसान के पास फ्रंटल लोब दिया गया 400 ग्राम का, जो किसी भी इवॉल्व्ड मैमल के पास नहीं है, इंसान के पास है 400 ग्राम। किस लिए दिया गया? इंट्रोस्पेक्शन, आत्मविश्लेषण कीजिए, फोरसाइटेडनेस, एनालिटिकल रहिए, रेशनल रहिए, लॉजिकल आपके अंदर हो, इसी के लिए दिया गया। लेकिन उसका इस्तेमाल हम कहाँ कर रहे हैं? स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एक्सेसिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, निगेटिव थिंकिंग। फ्रंटल लोब का ये भी काम है। आपने इस पार्ट को डेवलप किया, लॉजिकल रेशनल होने नहीं दिया अपने आप को। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ट्रस्ट करने लगे, धर्म के नाम पे आपको चोला पहना देगा, आप आराम से पहन लिए। रेशनल हो। भारत की परंपरा रही थी शास्त्रार्थ की, डिबेट की। बिल्कुल। डिबेट करो, रेशनलिटी के साथ सोचो चीजों को। लेकिन आपकी आदत इसलिए ऐसी बनाई जा रही है कि बाजार यही चाह रहा है, यहां से मत सोचो। धर्म भी यही चाह रहा है कि यहां से ऊपर मत चलाना, छेन छोटा, जॉम्बी हेडेड बना दिया आपको, सोचो मत। एग्जैक्टली सर। शायद इसी वजह से जिसको महामारी बोलते हैं, क्या कैंसर भी महामारी बन गया? कैंसर एक तरह से एपिडेमिक हो चुका है और इंडिया को ग्लोबल कैपिटल ऑफ कैंसर डिक्लेयर कर देना चाहिए पूरे वर्ल्ड में। पता नहीं सर, एक महीने में मैं भी यही मान रहा हूँ, क्योंकि एक महीने से मैंने ग्लोबल डॉक्टर के कैपिटल ऑफ कैंसर। बहुत चक्कर काटे हैं अभी, तो मैं भी देख रहा हूँ कि इतनी भीड़ है। पुराने मेरे किसी भी इंटरव्यू में आप देखें, कई सालों से प्रेजेंटेशन में मैं कह रहा हूं कि अगर इसी तरह बेतरतीब बढ़ता रहा कैंसर, और बढ़ने के पीछे के रीजंस में बताता रहा, हम जानना तो 2025 में इंडिया ग्लोबल कैपिटल हो गया, वैश्विक राजधानी, कैंसर की वैश्विक राजधानी इंडिया हो जाएगा, हो चुका। ओबेसिटी के हम ऑलरेडी हैं, डायबिटीज डायबिटिक हम है। बिल्कुल। अब ये सबसे बड़ी महामारी है और सबसे बड़ा जो भयंकर, जिसको आप बोलते हैं सम्राट है, ये बीमारियों का सम्राट है, ये एम्पेरर ऑफ ऑल द मैलिडीज, सारी बीमारियों का महासम्राट। आज भी लोग इस पे जागरूक नहीं हो रहे हैं। डायबिटीज को न्यू नॉर्मल ले लिया, वायु प्रदूषण को न्यू नॉर्मल ले लिया, जल प्रदूषण को न्यू नॉर्मल ले लिया, खाने में मिलावट है न्यू नॉर्मल, प्लास्टिक आपके लाइफ में न्यू नॉर्मल। भाई टॉलरेंस की लिमिट देखो। इतने 100 साल तुम मुगलों से लेकर सारी डायनेस्टी को कबूल कर लिया, अंग्रेजों से पिट गए, अब तुम अपने बाजारवाद में पिटे हो। कभी तो जगो। हमारी परंपरा इतनी पुरानी, इतनी रिच, समृद्ध परंपरा थी कि हम कुछ भी कर सकते, लेकिन क्या हुआ इसमें? किस तरह लोग स्पाइनलेस हो गए। डॉक्टर साहब, आप ना, मुझे आपसे बात करते मजा इसलिए भी आ रहा है कि आप मेडिकल साइंस भी समझते हो और शास्त्र भी समझते हो। क्या ये सच है कि हमारे लीवर की पावर सच में 400 साल तक की है, मेमोरी की, वो कुछ भी डाइजेस्ट कर सकता है, और अचानक ऐसा हो गया कि हमारी जो बॉडी का जो मेन काम था अपने आप को हील करना, वो हमने बंद कर दिया? अभी भी पूरे रिसर्च के बाद ब्रेन का 10% पावर हम समझ सके हैं जी। और लिवर के एक्चुअल पावर की हमें जानकारी नहीं है। क्या है इसका मतलब? अगर बॉडी में कोई मोस्ट यंग ऑर्गन है तो लिवर है। मोस्ट यंग और मोस्ट यंग मतलब लिवर पे लाख अत्याचार कर लें, 3 महीने उसको आप नॉर्मल नेचुरल लाइफ स्टाइल पे लाएंगे, लिवर रीग्रुप हो जाएगा। लिवर पे कितनी इंजरी हो जाए, हीलिंग पावर है। बॉडी में कहीं गड़बड़ हो रहा है, लिवर उसको डिटॉक्सिफाई करके हील कर देगा। लिवर को मैं हर समय कहता हूँ मदर ऑफ ऑल ऑर्गन, मदर ऑफ ऑल ऑर्गन। ऑल ऑर्गन। लिवर पूरी तरह काम कर रहा है। आप लिवर पे बेतरतीब कुछ भी डाले जा रहे हैं खाने के रास्ते, ये जैसे भी, उसके बाद लिवर उसको डिटॉक्सिफाई करता है,
शाम को जब आपका खाना ये चबाना बंद होता है, जो जुगाली करते हैं जानवर की तरह, तब जाके लिवर पहले इंटेस्टाइन को शांत करेगा, पूरे बॉडी को शांत करेगा, फिर माँ की तरह घर की बत्तियां बंद करेगा, लाइट ऑफ करेगा, तब सोने जाएगा। आज हमारी आदत क्या हो गई? उस माँ को पूरी रात जगाते हैं, 2 बजे रात को ऐप बेस्ड फूड मंगा के खा लिया, जगी हुई है, सुबह आपको ऑफिस जाना था, फिर जगे, फिर फटाफट चाय आपने पी ली, लिवर को रेस्ट कब मिला? ये रात को जो हम चाय कॉफी पीते हैं उसका भी नुकसान तो होगी। एब्नॉर्मल सर्कैडियन रिदम, मतलब सनराइज और सनसेट के साथ ह्यूमन वायरिंग है ब्रेन की, जो जगाएगा और सुलाएगा। पिनियल ग्लैंड है, मेलेटोनिन, जिसके कारण हम सुनते हैं जेट लैग होता है। तो जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया में सनराइज कब हो रहा है, सनसेट कब हो रहा है, आइडियली आपका ब्रेन उसी हिसाब से ट्यून रहता है सोने जगने के लिए। और अगर सोने का समय आपका उल्टा हो जाए, रात को जगे रहें, दिन में सोते रहें, तो यूके में स्टडी हुई, नर्सेज स्टडी, लाखों लोगों को रिक्रूट किया गया, देखा गया जो रात में जगते हैं उसमें हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज और कैंसर ज़्यादा है। पहले महिलाओं में सर्कैडियन साइकिल से सर्कैडियन रिदम एबनॉर्मल होगा तो आप ये कैंसर का इंसिडेंस बढ़ेगा। दूसरा फिर देखा गया कि एबनॉर्मल टाइम में जब खाना खाते हैं, एक तो टॉक्सिन्स, और खाने में भी ऐप बेस्ड फूड, गर्म खाना प्लास्टिक में पैक आया, बिस्फेनोल ए, थैलेट्स, कैंसर फॉर्मिंग। जब सोना था, जब इंटेस्टाइन को रेस्ट चाहिए, लीवर को रेस्ट चाहिए, आपने खाना दे दिया। अब खाने की जरूरत थी नहीं, अब भूखे, एक्चुअली अब भूखे नहीं थे, भूखे से मतलब फिजिकल नहीं, बॉडी को नहीं चाहिए था, क्रेविंग थी। क्रेविंग थी, एक्चुअल भूख नहीं थी। अब चलिए इस पर भूख को एक्सप्लेन करते हैं। भूख क्या है? अरे वाह, इंटरेस्टिंग है सर। व्हाट इज डिफरेंस हंगर एंड लस्ट? भूख और वासना में अंतर समझना चाहिए। भूख किसको कहते हैं? भूख न देखे जूठी भात, नींद न देखे टूटी खाट, इश्क न देखे जात को जात। क्या बात, डॉक्टर के मुझे शायरी। जब ऐसी भूख हो तो एक्चुअल भूख तब है। लेकिन आप किस लिए खाते हैं? गुजर रहे थे, पिज्जा की स्मेल है, खा लिया, बैठ रहे थे, स्क्रॉल कर रहे थे सोशल मीडिया, कुछ ऐड, अरे यार मंगवा लेते हैं यार, आप ऐप बेस पे कर लिए, अब वो गर्म खाना लीच होके आया, पिज्जा, इस तरह की चीजें, बटर पेपर, पीफास लगा, लीक कर गया आपके खाने में, आपने खा लिया, भूख तो थी नहीं, आधा खाया, आधा फ्रिज में रख दिया। अगले दिन, क्योंकि आप लेट से जगेंगे, रात में जगे हुए थे, उस समय आपके किचन में किसी को पता नहीं कि क्या खाने वाले हैं, खाना नहीं बना होता, जब जगे भूख लग रही थी, आपने सोचा फ्रिज में रखा, निकाला, माइक्रोवेव में डाला, गर्म किया, फिर से केमिकल लीच हुआ। आप कैंसर को खरीद रहे हैं। हर इंसान रोज कैंसर को खरीदता है और फिर पूछता है कैंसर क्यों हो गया। अब ये जो इंसुलिन स्पाइक हुआ बेवजह, जिसमें जरूरत नहीं थी, इसने लिवर को कहा कि भाई एक्स्ट्रा फूड है, इसको जमा करो। लिवर क्या करे, उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, उसको कन्वर्ट किया फैट में, फैटी लिवर। मल्टीपल एपिसोड इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन कैंसर प्रमोटर है, IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। किसी भी कारण से कैंसर जनरेशन चालू हुआ, इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में है, कैंसर प्रमोशन चालू हो जाएगा। ओके, विज्ञान की चीजों को मैं साधारण समझाना चाह रहा हूं कि लाइटली मत लीजिए। ये छोटी छोटी चीजें जो छोटी- हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी है। हिस्सा बन चुकी है। अब आपने देखा हो सर, वो चाय थैली में आती है। थैली में है, प्लास्टिक के कप में है, या फॉर दैट मैटर पेपर कप, हाँ, तो कागज कभी गर्म पानी रोक सकेगा? नहीं, उसके अंदर माइक्रोप्लास्टिक कोटिंग है, और वो हमें लगता है कि कागज का कप है। कागज का कप है। अरे भाई साहब, मुझे लगता है इंडिया में ना जान की वैल्यू है नहीं, सस्ती बहुत है हमारी जान, कुछ भी डाल लेते हैं हम खाने में। आप स्ट्रीट फूड्स में देखोगे तो जैसे जो गोलगप्पे के पानी में डलता है, या जो मोमोज की चटनी में डलता है, मुझे केमिकल का नाम तो नहीं पता। टेट्राजीन, जितनी चीजें आप देखते हैं, जैसे चिली पोटैटो आजकल बड़ा पॉपुलर है, रेड कलर बना होता है, वो रेड कलर टेट्राजीन कैंसर फॉर्मिंग एजेंट है, कलरिंग इंडस्ट्रियल केमिकल है, उसको डाला जाता है। जितनी कलर चीजें हैं, कैंडी पे हम लोगों ने बच्चों को जो क्या बोलते हैं, कॉटन कैंडी, बुढ़िया के बाल, हाँ, हम लोग जब बचपन में थे तो बुढ़िया के बाल ऐसे मिलते थे क्या? नहीं, उसमें केमिकल डाला जा रहा है, ये सारे कैंसर फॉर्मिंग है। इतना खट्टा लड़कियां गोलगप्पे खाती हैं, बड़ा चटकारे मार के खाती, क्या इमली इतनी सस्ती हो गई, भैया थोड़ा और पानी, भैया थोड़ा और पानी, केमिकल से। वो केमिकल का जो टैंग आता है आपको, आप उसके एडिक्ट होते हैं। और हर फूड में आपको एडिक्ट कराने के लिए एक्स्ट्रा शुगर डाला जाता है, बिकॉज शुगर इज एडिक्टिव, लत लगाता है। शुगर। सर एक एक चीज पकड़ते हैं क्योंकि ना बहुत इंटेंस हो रहा है, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है, फिर कभी कभी डर लगता है यार क्या खाएं और क्या ना खाएं।
इस पॉडकास्ट के अंत होते होते पूरा डर मैं खत्म कर दूंगा और साधारण तरीका बता दूंगा जो कि डुएबल होगा, क्योंकि मैं बाबा तो हूं नहीं। बताऊंगा पहाड़ पे काली गाय का दूध लेकर शनिवार को लोटे में रात चांदनी रात में रखो। भाई जो डुएबल है नहीं बताते क्यों हो यार? सर इस मामले में ना आपके मेरे विचार बहुत मिलते हैं। हम हमारा जो काम है, मेरा पर्सनली 8 साल से जो हम काम कर रहे हैं ना, हम छोटी छोटी टेक्निक्स बताते हैं। तो लोग बोलते हैं अरे इससे क्या होगा? मैं क्या तुम्हें वही चाहिए कि तुम्हें ऐसे काला कुत्ता ढूंढना है, उसके पीछे धागा बांधना है, मैं वो बताऊंगा तो मान जाऊंगा। एग्रीड सर, 100%। सर जैसे डायबिटीज को पकड़ते हैं, डायबिटीज मुझे लगता है कि न्यू नॉर्मल हो गया है, लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। 30 साल से पहले की उम्र में एक्सेप्ट कर लिया है, पहले 50-60 साल की उम्र में शायद होता था। इससे बचने के लिए एग्जैक्टली हम क्या करें? फिर हम एक एक बीमारी को पकड़ने की कोशिश करेंगे ताकि हम लाइफ विदाउट पिल को, जो आपका मिशन है, उसको हम पूरे भारत तक ले जा सकें। चलिए एक ही उठाते हैं, डायबिटीज। डायबिटीज क्या है? समुद्र के बीच प्यासा। समुद्र के बीच पैसा, ये कुछ नया है। अब समुद्र है, पानी तो इतना है, लेकिन आप पानी पी नहीं सकते हैं उसका। ठीक है। सिमिलरली ब्लड में शुगर की मात्रा अधिक है, लेकिन वो शुगर आपके काम का नहीं है, क्योंकि कोशिकाओं के अंदर शुगर जाने के लिए उन कोशिकाओं में सेंसिटिविटी होनी चाहिए इंसुलिन की। इंसुलिन ही गेट खोलेगा और शुगर को अंदर पुश करेगा। वो रेजिस्टेंट हो गया तो इंसुलिन बढ़ गया लेवल, हाइपर इंसुलिन। इंसुलिन का लेवल जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया। अब देखिए कितना साधारण तरीका से समझाऊंगा, लेकिन कितना साइंस है इसमें। अब जैसे इंसुलिन बढ़ा, फैटी लिवर करा दिया, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस वहाँ भी बढ़ गया, मसल में रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, इंसुलिन वहाँ भी नहीं जा रहा है। आप कमजोर महसूस करते हैं कि शुगर डेफिशिएंट है, लेकिन शुगर आपका ब्लड में बढ़ा हुआ है। हाँ, एनर्जी लो फील होती एनर्जी लो फील हुई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मांसपेशियां कमजोर होने लगी। मसल स्पैन, मांसपेशियां जितनी स्ट्रांग होगी आपकी, आप उतने यंग होंगे। ठीक है। लेकिन मांसपेशियां कमजोर होने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि हाइपर इंसुलिनिया, इंसुलिन का बार बार बढ़ना और बढ़ा रहना, किडनी को सिग्नल देता है कि रिटेन द सोडियम। अब ऐसे व्यक्ति सोडियम रिटेन करेगा, उसको हाइपरटेंशन होगा। लोग क्या मानते हैं, सिर्फ सॉल्ट से बीपी बढ़ता है। अच्छा। शुगर आप बार बार लेते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, इंसुलिन बढ़ेगा तो आपका बीपी भी बढ़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या होगा जो बार बार लेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। पल्स रेट बढ़ी रहेगी उसकी 90+। हार्ट बीट भी बढ़ी रहती है। एग्जैक्टली, हार्ट बीट इज इक्वल टू पल्स रेट। ओके, हाँ। तो दोनों बढ़ा होगा। अब ऐसे व्यक्ति जब लाइफ चेंज करेगा तो पल्स रेट सेटल डाउन होने लगेगा, उसका ब्रेन फॉगी रहता है, वो क्लटर सोचता है, वो बेटर होने लगेगा। बार बार रात में पेशाब जाना पड़ता है, डायबिटीज कम होने लगेगा। ये रिवर्सिबल है, टाइप 2 डायबिटीज। दूसरा क्या है, ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, फ्रिक्वेंट मील लेते हैं, एबनॉर्मल टाइम पे मील लेते हैं, कभी भी इंसुलिन को बेसलाइन या बेसलाइन से नीचे आने नहीं देते हैं। ओके। बेसलाइन पहुंचा फिर आपने कुछ ले लिया, बीच में खाना, डाइटिशियन कहते हैं 2-2 घंटे पे खाओ। हाँ, गलत है, बिल्कुल गलत है। प्रॉब्लम यह है, डॉक्टरों को न्यूट्रिशन नहीं पढ़ाएगा, डाइटिशियन को डॉक्टरी नहीं पढ़ाएगी। कोई डॉक्टर आगे बढ़ के न्यूट्रिशन पढ़ने को तैयार नहीं है, डाइटिशियन मेडिकल नहीं पढ़ने की। बॉडी काम कैसे कर रही है? इंसुलिन को जितना काम डाउन रखेंगे, इंसुलिन दो धारी तलवार है, वन टाइम रिक्वायर्ड, तभी तो डायबिटीज में इंसुलिन आपको देना पड़ता है, लेकिन एट द सेम टाइम इसका रेज्ड लेवल आपके लिए उतना ही कैटास्ट्रोफ है, फेटल है, पॉइजन है इंसुलिन। इसीलिए इंसुलिन को सेल्फ रेगुलेटेड दिया गया था, पैंक्रियाज से उतनी ही चीज। अब ऐसे लोगों को क्या समझना चाहिए, ग्लूकोज इज एसेंशियल फॉर लाइफ, बट ग्लूकोज इज नॉट एसेंशियल इन द फूड। तो लाइफ के लिए जरूरी है, खाने में होना जरूरी नहीं है। नहीं है तो आप सोचेंगे फिर आएगा कहाँ से? जो हम खाना खाते हैं उसका प्रोटीन, फैट, लिवर की कैपेसिटी होती है, उसको कन्वर्ट करके जितना ग्लूकोज हमें चाहिए उतना ही बनाएगा। प्रोसेस कॉल्ड नियोग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोज बना लेना। तो लिवर अपने कंट्रोल से बनाएगा, मुझे इतने चाहिए इस समय, उतना मैं बना लूं। लेकिन आप क्या करते हैं, एक्सेसिव ग्लाइसेमिक लोड, प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड जो लोग खाते हैं, उनमें डायबिटीज की समस्या इसलिए बढ़ी, फाइबर है नहीं, हाई ग्लाइसेमिक लोड आपने बढ़ाया, इतनी जरूरत नहीं थी, इंसुलिन पीक किया, फैटी लिवर बना दिया। विशेष साइकिल समझ रहे हैं? अब ऐसे रोगी को दवा चालू की गई, किस लिए कि इंसुलिन लेवल फॉर एग्जांपल 2x बढ़ा हुआ था, दवा दो 4x कर दो, 2x पे काम नहीं हो रहा है। 4x जब हुआ, फिर से बीपी बढ़ा, फिर से फैटी लिवर, इंसुलिन रेजिस्टेंस इन द मसल, इंसुलिन रेजिस्टेंस इन द फैट, सब जगह होने लगा। फिर आपने कहा अब दवा से नहीं हो रहा, अब इंसुलिन दो, अगेन इंसुलिन बढ़ाया। जबकि आपको करना क्या था,
हाइपर इंसुलिनिया इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ानी थी, तो इंसुलिन के लेवल को डाउन करना था आपको। इसी वजह से कुछ समय बाद वो दवाई काम करना बंद कर देती है, उसकी डोज बढ़ जाती है। एग्जैक्टली आपको काम अब, लेकिन उस पे काम करने में कोई भी चीज़ बाजार में नहीं मिलती है। जैसे जीवन शैली में बदलाव, खाना कौन सा खाना है, कैसे खाना है, कुछ चीज़ें एक्सरसाइज रिलेटेड होगी, ये बाजार में नहीं मिलती है, ये खुद करनी पड़ती है। खुद करनी पड़ती। तो मरीज भी सोच रहा है कि फास्ट फूड कल्चर है भैया, जल्दी दो दवाई हम चले, और डॉक्टर भी सोच रहा है तुम्हें यही चाहिए तो ले जाओ, दोनों की मिलीभगत चल रही है। ओके। लेकिन उसका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट कितना है? लाइफ टाइम अगर जोड़िए कि एक व्यक्ति हाइपरटेंशन की दवा, डायबिटीज की दवा खा रहा है, तो उतने पैसे पर डे गुल्लक में आप डालिए, इमेजिन कीजिए कितना बड़ा, उसके बाद भी आप स्वस्थ नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको किसी न किसी कॉम्प्लिकेशन में लैंड अप करना है। एग्रीड। इसीलिए लाइफ विदाउट पिल्स। तो ये डायबिटिक्स वाले को अगर लाइफस्टाइल में करना हो आपके हिसाब से, आप क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं और न्यूट्रिशन की भी नॉलेज रखते हैं, तो क्या करना चाहिए हमें? देखिए अगर किसी को हो गई है तो बिल्कुल हो गई है, उनकी कोशिश, जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाए, इस कॉन्सेप्ट को उतारने की कोशिश करनी है। फैट डायबिटिक वाले को देखिएगा, पहले उसका पेट निकला होगा, ठीक है। विसरल फैट। फैट डिपो 3 है फैट का गोडाउन हमारे बॉडी में। एक सबक्यूटेनियस फैट, मतलब चमड़ी के नीचे, ठीक है। जिसको आप कह सकते हैं, जिसके कारण लोग अपेरेंटली बोलते हैं कि मोटा दिख रहे हैं, मतलब मिरर के सामने जो मोटा दिखता है दैट इज सबक्यूटेनियस फैट। अप टू 10 kg, 10 किलो तक सबक्यूटेनियस फैट आपके लिए हार्मफुल नहीं होता है। वो क्या करता है, एनर्जी स्टोर है, ठंड से बचाना, ये सब काम है सबक्यूटेनियस फैट। सेकेंड डिपो इज विसरल फैट, जो पेट के अंदर होगा, दैट इज विसरल फैट। ये 2.5 kg विसरल फैट हो गया तो आपको बीमार करेगा। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, फैटी लिवर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज और कैंसर, 2.5 किलो बस। और थर्ड डिपो है लिवर। ओके। 250 ग्राम फैट भी लिवर में आ गया तो आपके लिए टॉक्सिक हो गया। 250 ग्राम 250 ग्राम, तो ये ऊपर का फैट तो आपको दिखता है, लेकिन पेट का फैट और लिवर फैट नहीं दिख रहा है। नहीं दिक्कत है। इंडिया, खास करके इंडिया, चाइना, जो एशियन कंट्री है, हमारे यहाँ अपेरेंटली इंसान ऊपर से ये रहेगा दुबला पतला और पेट निकला रहेगा। उसको एक प्रॉपर नाम दिया है टॉफी, थिन फ्रॉम आउटसाइड, फैट इनसाइड। ओके। और ऐसे इंसान को डायबिटीज ज्यादा होता है, इसलिए इंडिया चाइना में डायबिटीज ज्यादा है, विसरल फैट और फैटी लिवर। एक तो ऐसे व्यक्ति इस पे काम करें विसरल फैट कम करने के एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेज। दूसरा, एक्सरसाइज से अलावा विसरल फैट के 5 कारण हैं। ओके। बहुत डीप है। सासू डी, सासुडी। सासू डी। ओके। एस पहला, स्ट्रेस। ओके। जो क्रोनिक स्ट्रेस में रहते हैं उनको विसरल फैट होगा, क्योंकि कोर्टिसोल उनका बढ़ा रहता है। ठीक है। ए, अल्कोहल, विसरल फैट कराता है। सेकेंड एस, स्लीप डिप्राइवेशन, नींद जिसको कम आती है। यू, अल्ट्रा प्रोसेस्ड एंड प्रोसेस्ड फूड, जिसमें फाइबर नहीं है, आप खाते हैं शरीर बढ़ता है। एंड डी, ड्यूरेशनल एक्सरसाइज। ड्यूरेशनल एक्सरसाइज कहते हैं मैराथन, साइकिलिंग, जो एक्सेस एक्सरसाइज करते हैं उनका विसरल फैट ज्यादा हो जाता है। जो एक्सरसाइज करते हैं अपेरेंटली ऊपर से पतला रहेगा, विसरल फैट बढ़ा रहेगा। क्यों? एक्सेस एक्सरसाइज जो है एक तरह से बॉडी को स्ट्रेस सिग्नल देता है, कोर्टिसोल उसका बढ़ा रहता है, विसरल फैट आ जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को सुनेंगे, यार वो बहुत फिट था, अब भी हुआ है ना सर, साइकिलिंग करता था, वो कांटा लगा गला, शिफाली जरीवाला। हाँ, अभी तो रिसेंट। ऐसे लोग विसरल फैट के शिकार होते हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, सडन ऑनसेट हार्ट डेथ एंड कैंसर, इनमें ज्यादा होता है। ये तो सारे मिथ हैं सर। 2 घंटे में खाना खाओ, इतनी एक्सरसाइज करो, ये तो मुझे लगता है हमारा पूरा पैटर्न ही गलत चल तो रहा नागरू साहब, आप यही तो मिथबस्टर कर रहे हैं, यही तो चाहिए। है। अगली अच्छा, जो चीजें मैं कह रहा हूँ साइंटिफिक रिसर्च के पे कह रहा हूँ, किसी पोंगा पंडिताई में नहीं कह रहा हूँ। सर, आपसे सुनने में मजा ही आ रहा है, क्योंकि इससे ज्यादा ऑथेंटिसिटी क्या हो सकती है कि किसी हम एक मेडिकल प्रोफेशनल फर्टिनिटी से सुन रहे हैं, जो कि इतने साल का एक्सपीरियंस लेके हैं, वो भी आप अपनी फैमिली हिस्ट्री में डॉक्टर हैं, आपके फादर भी डॉक्टर रहे हैं, तो इससे ज्यादा और क्लैरिटी क्या मिलेगी? तो ये सासू डी, तो इस चीज को ठीक करना है। जो एक्सेसिव भी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो योगा, स्विमिंग जैसी एक्सरसाइज पे आए। अगर वाकई आप चाहते हैं माइंडफुलनेस, ताकि सचेतन की अवस्था में रहें, स्ट्रेस लेवल आपका डाउन हो। अल्कोहल, इसलिए अगर आज अल्कोहल का इजाद होता तो उसका नाम पॉइजन रखना पड़ता, पॉइजन लिखा होता है अल्कोहल की जगह। लेकिन
बरसों से कस्टम में है, कोई चैलेंज करने को तैयार नहीं है उसको। अल्कोहल मेटाबॉलिक पॉइजन है, मेटाबॉलिक पॉइजन। मेटाबॉलिक पॉइजन है। अनप्रोसेस्ड एंड प्रोसेस्ड फूड, सिंपली मैं कहता हूँ नोवा क्लासिफिकेशन ब्राजील का है कि फूड को 4 डिवीजन में रखा गया, 1 2 3 4। 3 इज प्रोसेस्ड फूड एंड 4 इज अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। Okay. अब लोग कैसे याद रखेंगे इंडिया में? भारत के लिए मैं क्लासिफिकेशन देता हूँ, 3 तरह की रसोई है। पहला भगवान की रसोई, भगवान की रसोई। ओके, प्रकृति प्रदत्त जो चीजें एज इट इज खा सकते हो आप, फल फूल सब्जी, ये आपको स्वस्थ रखेगा। ठीक है। दूसरा इंसान की रसोई, शुद्ध भारतीय भोजन में जिस जेनेटिक लीनियज से बिलोंग करते हैं वो खाना बने, गर्म खाना आप खाएं, आपको स्वस्थ रखेगा। और तीसरा है शैतान की रसोई, पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड, नोवा टाइप 3 एंड टाइप 4 शैतान की रसोई है। ये आपको बीमार करेगा ही। या याद करने के लिए सोच लिए, पी फॉर प्रोसेस, पी फॉर पॉइजन। बहुत सरल कर दिया आपने, और बहुत इजी कर दिया, क्योंकि पहले किचन में सब कुछ होता था, गरम ही खाते थे, आटा बचता नहीं था, अगले दिन वो बनता नहीं था। अब समझ में आ रही सारी चीजें कितनी रेलेवेंट थी, कितनी सही तरीका था। एब्सोल्युटली सर, हैट्स ऑफ टू यू कि आपने बहुत सरलता से चीजें समझाई। भैया डायबिटिक से बाहर आना है बहुत आसान है, बहुत आसान। जरूरी नहीं है धक्के खाने कहीं पर अपना। सर मैं तो एक चीज और देखता हूँ, मतलब मुझे आप प्लीज करेक्ट करना भी, अगर मान लीजिए मेरी किसी गलती की वजह से, मेरी लापरवाही की वजह से, मेरी हाइपरटेंशन की वजह से, मेरी एंजाइटी की वजह से मुझे डायबिटिक हो जाती है और मैं अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करता हूँ, अल्टीमेटली वही मेरे डीएनए में आ गया। वही जब मैं कंसीव करवाता हूँ और मेरा बच्चा होता है, उसको भी वो थ्रेट आ गया, फिर उसको भी अगर वो सेम प्रॉब्लम रही तो उसने अपने वजह, मतलब मैंने अपना डीएनए ही डेप्रिसिएट कर लिया अपनी बेवकूफियों की वजह से। इससे ज्यादा बेवकूफी क्या होगी फिर? आप जो कह रहे हैं, मेडिकल साइंस अभी वहाँ एग्जैक्ट नहीं पहुंचा है। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी आएगी, इसको डिटेक्ट करेगी। जेनेटिक मेमोरी एक चीज होती है, ये तो मेडिकल साइंस जानता है। जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है पुनर्जन्म एंड पूर्वजन्म। हाँ, तो साइंस तो अपफ्रंट कहता है, मैं साइंस भी जानता हूँ। तो भाई ये बॉडी तो जला दी गई, तो जन्म किसका हुआ? आत्मा जब कहते इससे निकल के दूसरे में चलेगी, तो हिसाब किताब किससे होगा? तो फिर पुनर्जन्म पूर्वजन्म है क्या? अब इसको भी मैं आपको बताऊं, मेरी लिखी हुई है कि कहते हैं कि हिसाब किताब वहां होगा। ये भी कहते हैं कि तुम ये सही ये गलत है सोच के करना। तो उसी पर लिखा, क्यों रखूं मैं हिसाब अपने गुनाह का, सुना है तेरे पास भाई खाता है, हाय हाय, तो डुप्लीकेट क्यों करना है? तुम ही रख लो, तुम ही रख लो। हिसाब एक बार कर लेंगे। उसके आगे, गर मैं गुनाहगार हूं तो तेरी है खता, अगर मैं गुनाहगार हूं तो तेरी है खता, गूंद मेरी मिट्टी को फिर से बना मुझे। क्या बात है, भाई सॉफ्टवेयर तुमने नहीं डाला ना, तो करप्ट सॉफ्टवेयर तुम्हारा है, निकालो और बनाओ। वाह क्या बात है सर। तो पूर्व जन्म पुनर्जन्म की फिर कहानी क्या होगी? मैं हूं, मेरे पेरेंट्स, उनका डीएनए, माँ बाप का डीएनए है, वो सर्टेन जेनेटिक मेमोरी कैरी करके आया। उनके अंदर किनका था? उनके पेरेंट्स का, वो है। ऐसे करते करते एक श्रृंखला है। अब ये जो हमारे 10-20 जनरेशन पहले जो पूर्वज होंगे, उनके डीएनए में कोई जेनेटिक मेमोरी होगी, फिर नेक्स्ट जनरेशन में उस पर एड ऑन हुई होगी, कुछ डिलीट हुई, करते करते जो मेरे पास आया, अब ये क्रोमोसोम फिर ट्रांसफर हुआ मेरे नेक्स्ट जनरेशन में, चलता रहा। यही पूर्व जन्म और पुनर्जन्म है, वही जेनेटिक मेमोरी लिनिएज आप कैरी कर रहे हैं। क्यों होता है डेजवू? क्यों होता है ऐसा कि आपने पढ़ा भी नहीं है, सडनली आपके दिमाग में आ गया? क्यों? जेनेटिक मेमोरी में है आपके इम्प्रिंट। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे आप जो कहते हैं ना, वो आदमी बड़ा इनलाइटेंड है। इनलाइटेंड क्या है? उसने सिर्फ अपने ऊपर से परत हटा दी, गंदगी हटा दी, उसकी जेनेटिक मेमोरी निकल के आ गई। वो ऐसे ऐसे काम कर ले रहा है जो कहता है कि इसको कैसे पता है। डेजवू, आप जा रहे थे, यार ये जगह देखा हो, पहली बार आया हूं, लेकिन देखा हुआ यहाँ पे ये होगा ये होगा। आपके पूर्वज आए होंगे, वो जेनेटिक मेमोरी में रखा हुआ था, आप पर्टिकुलर मोमेंट में गए, वो आपका खुल के आ गया। सर। इस बात से ना हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट तय हो गया, क्योंकि मैं फिंगर टिप पे काम करता हूँ। डेजावू और इंट्यूशन दोनों चीज एक ही ब्रेन से आती हैं, तो उस पर अलग पूरा टॉपिक होगा और मुझे बहुत इंटरेस्ट आने वाला, क्योंकि इतने समय में पहला कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिससे मैं इस टॉपिक पे बात कर सकता हूँ। तो ये नेक्स्ट टॉपिक तो हमारा डिसाइड हो गया सर। डायबिटीज से तो हम बच जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत सरलता से इसे बताया। अगर मैं उस महामारी की बात करूं जो फैल रही है, कैंसर की बात करूं, क्या आप हमें कुछ 4 या 5 ऐसे सिम्टम बता सकते हैं, क्योंकि आप बहुत सरलता से बात करते हैं कि यार ये चीजें अगर तुम्हारी लाइफस्टाइल में आने लगे तो चेक योरसेल्फ। ये सिम्टम्स हैं
जो आम व्यक्ति को बहुत पहले अगर बता देता है, क्योंकि बॉडी तो बताती है, हम लोगों को शायद पता नहीं होता या हम आंखें मुंह बंद कर लेते हैं। तो वो कुछ चीजें आप बता दीजिए प्लीज। एक ही बता देता हूँ, उसमें सारा आ जाएगा। असामान्य लक्षण असामान्य लक्षण, ओके। मतलब आप उठने का समय, सोने का समय आपका तय था, एसिडिटी नहीं होती थी, दिनचर्या ऐसे चल रही थी। आज से आपको दिनचर्या में कुछ गड़बड़ी, मतलब बार बार टट्टी जाना, पेशाब जाना, खून आ जाना, गठान हो जाना, गठान बढ़ने लगे, कोई भी एबनॉर्मल सिम्टम जो आज तक आपको नहीं था, एसिडिटी का होना, इंडाइजेशन का होना, सस्पेक्ट इट मे बी कैंसर। अधिकतम केसेज में कैंसर और एक सामान्य तकलीफ लक्षण एक ही होता है, ओके। उसी को आप इग्नोर करते हैं। उदाहरण एक लेते हैं, एसिडिटी हो रही है, आप ओवर द काउंटर गए, दवा ले ली, एसिडिटी दब गई, फिर हुई, आप डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने भी दवा दे दी, दब गई। लेकिन बार बार अगर ये समस्या पनप रही है, खास करके 3 हफ्ते के बाद भी बरकरार रहती है, सस्पेक्ट और कैंसर की जांच कराएं। वहीं लोग इग्नोर करते हैं। जब मेरे पास लोग आते हैं कि सर अभी पता चला, इतना कैसे बढ़ गया। कैंसर में आप ये ध्यान रखें, 10⁻⁹ इतने जीरो लगा दीजिए, 10⁻⁹ सेल्स जब इकट्ठा होता है तो 1 सेंटीमीटर का ट्यूमर दिखता है। 10⁹ 9 तो कितना समय लगा होगा? बहुत समय लगता है। 1 सेल 2 सेल में बनेगा, 2 4 4 8 8 16 16 ऐसे बढ़ता है। अब सोचिए कि कितने पहले आपने इग्नोर किया होगा, रात में नींद नहीं आओगी, कुछ खाने में ऐसा खा लिया होगा, एसिडिटी हो रही है, कभी कभी ब्लीडिंग हो जाती है, गठान तो ऐसी होगी, दर्द नहीं है तो कैंसर नहीं हुआ, महिलाओं में खासकर स्तन में। इस तरह से लोग इग्नोर करते रहते हैं, कभी हेजिटेशन में इग्नोर करते हैं कि क्या मैं बोलूँ, खासकर प्राइवेट ऑर्गन के कैंसर में इग्नोर करते हैं कि लोगों को ना पता चल जाए। कई बार महिलाएं इग्नोर करती है कि घर डिस्टर्ब ना हो जाए, बच्चों के एग्जाम, पति का ट्रेवल, इसमें इग्नोर ना करने लक्षण। और डॉक्टर के लिए भी मैं ये कहूँगा कि एबनॉर्मल सिम्टम लेके मरीज आ रहा है, आप दवा दे रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, आप उसकी कैंसर की भी जांच करा लें उसी समय। और बेसिक जांच है, जैसे पेट के लिए एक अल्ट्रासाउंड करा लें बेसिक, ओके एसिडिटी की तकलीफ, इंडाइजेशन की तकलीफ, एक एंडोस्कोपी करा लें। ओके खांसी हो रही है, आवाज में बदलाव है, हाल फिलहाल में एंटी एलर्जिक एंटीबायोटिक सब दे के देख लिए, रिकवर नहीं हो रहा है, एक से चेस्ट चेक कराइए। बेसिक, बहुत बेसिक जांच है जिसमें चीजें पहले पता चल जाएगी। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कैंसर होना, प्रिवेंशन, और हो तो अर्ली डिटेक्ट हो, प्री कैंसर या अर्ली कैंसर, ताकि क्योर हो जाए, दोबारा ना हो। और तीसरी कोशिश होनी चाहिए रिलैप्स ना हो कैंसर, अगर हो तो उस पर चर्चा हम करेंगे। मतलब ये तो आप अगर थोड़ा सा भी अपने आप को जानते हो, थोड़ा सा भी अगर अपनी लाइफस्टाइल को समझ जाओ, तो इन चीजों को आप कैच कर सकते हो। बॉडी ऑलवेज गिव्स सिग्नल, ट्रू। ऑलवेज। हम लोगों को कई बार सिग्नल नहीं पता लगते, और शायद जिनके पास हम जाते हैं वो भी शायद इतने एक्सपर्टीज नहीं होते कि उस तक, उतनी तह तक जा पाए। सब लोग वहां पोह और भाग दौड़ में है, जल्दबाजी में सब और किस चीज के लिए है ये किसी को नहीं पता है। इसको मैं कहता हूं गुलामी मानसिकता, नौकर की मानसिकता। आपने तय कर लिया है कि जीवन में पैसा कमा के और उस पैसे को वेंटिलेटर पे गंवाना है। थोड़ी देर के लिए रुको थोड़ी देर के लिए, चाहे कुछ भी हो प्रोफेशन से, और जीवन को समझो। तभी ये सारी, मतलब अभी ना मेरे पेरेंट्स हैं सर, जो अभी अहमदाबाद के पास एक सेंटर पे गए थे, क्योंकि आप डॉक्टर हैं। अच्छा, मैंने एक चीज और नोट की है, जितने भी एलोपैथी वाले डॉक्टर हैं उनको होम्योपैथी से और आयुर्वेदिक से कुछ प्रॉब्लम है क्या? वो इस पूरे ट्रीटमेंट को ही मना करते, डिस्कार्ड कर देते हैं। जैसे विपाशना अपने आप में एक ट्रीटमेंट है। अब ये तो नहीं है ना कि आपके लिए वो ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन है तो ट्रीटमेंट ही। अभी उनका एक पूरा प्रोसेस चला है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं मुझे बताइएगा। 10 दिन के लिए उनको आश्रम बुलाया गया, 10 दिन तक उनको अंगूर पे रखा गया, सुबह दोपहर शाम। और उस बैच में मेडिकल फर्टिलिटी के लोग थे, MS MD ऐसे लोग, और उसके साथ कुछ IAS ऑफिसर्स थे, IPS ऑफिसर्स थे, मतलब पढ़े लिखे। मेरा पॉइंट ये है कि फर्टिलिटी जो थी वो पढ़ी लिखी थी, जो उसकी पार्टिसिपेंट्स थी। और कुछ ऐसे भी थे जो 3-3 बार रिपीट कर रहे थे इसको, मतलब पीछे 2-3 साल से लगातार आ रहे थे। तो 10 दिन तक उनको इस तरह डिटॉक्स करवाया जाता है। मेंटल एंड फिजिकल डिटॉक्स,
अगर आपको स्वस्थ रहना है तो टाइम टू टाइम आपको चाहिए कि एवरी डे आपके बॉडी के ऊपर डैमेज हो रहा है। एक होता है फिजिकल फूड जो मुंह से खाते हैं, एक मेंटल फूड। मेंटल फूड, मेंटल फूड ठीक है। जो आप मोबाइल स्क्रीन या काम करने की जगह आप दोस्तों से बात कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, मेंटल फूड। कोई बाइक निकाल के साइड से चला गया, आप मन ही मन गाली दे रहे हैं, मेंटल फूड। इसका असर अल्टीमेटली आपके सेल के ऊपर मॉलिक्यूलर हेल्थ पे होता है। एस्टैब्लिश साइंस है इसका, ठीक। ट्रू। तो जितनी तरह की चीजें कराई जाती है, इस तरह के आश्रम जो बनाए जाते हैं, कुछ देखिए उसमें अजूबा होगा। धर्म और आश्रम हर समय कुछ यूनिक नहीं करेगा तो लोग उसको फॉलो क्यों करेंगे? ये बात भी ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि एंशियंट सनातन संस्कृति में लोग दाढ़ी रखते थे, मूंछ रखते थे लंबी। तो बाद में क्रिश्चियनिटी आई, तो क्रिश्चियनिटी ने कहा कि नहीं ये नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको काटो और ऐसे करो। चलो, अब इस्लाम आया, उसके पहले अब्राहमिक रिलीजन में ज्यूज है, तो ज्यूज ने कहा कि इसका दाढ़ी का टाइप चेंज करो और यहाँ पे टोपी लगा दो, अलग करना है। इस्लाम आया, उसने कहा मूंछ काट दो तो दाढ़ी लगा दो। ये सिर्फ अपने को अलग करने के लिए। सेम आश्रम चीजें अच्छी कराते हैं, साइंटिफिक कराते हैं, जैसे आपने जो बात बताई साइंटिफिक है, लेकिन कुछ हम अलग करेंगे, कुछ अंगूर पे रख देगा, कुछ सिकंजी पे रख, ये अलग कराने के, ताकि आपको लगे साइकोलॉजिकल लेवल कुछ हो रहा है। अल्टीमेट क्या है देन, आपको फास्टिंग स्टेट में ले जा रहा है। अच्छा। और बॉडी के अंदर ऑटोफेजी एक प्रोसेस उसको जनरेट करा रहा है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन डाउन कर रहा है। बॉडी एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन फेज में जब होगा, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इसको समझिए कि एक कमरा है, अंगीठी जल रही है, उसके छोटे छोटे चिंगारी उतर के कारपेट पे आ रहे हैं, कारपेट ऊपर से आपको इंटैक्ट दिख रहा है, जिस दिन उठाया पता चला पूरा कारपेट जला था। ये बॉडी के अंदर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ये जब फास्टिंग में जाते हैं डाउन हो जाता है। ओके, क्लीनिंग हो जाती है। क्लीनिंग हो जाती है। सेम आपको ऐसे आश्रम में मेंटल फूड कैसे मिला? एक तरह सत्संग है, सत्संग आपके देखिए दो ही जगह स्थिति है जिसमें आपका डोपामिन और सेरोटोनिन दोनों रिलीज होता है, बाकी कहीं ऐसा नहीं है। डोपामिन इज मॉलिक्यूल ऑफ हेडोनिज्म, हेडोनिज्म इज सुखवाद, एंड सेरोटोनिन मॉलिक्यूल ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस आनंद, प्लीज। ठीक। तो जहां आनंद होगा वहां सुखवाद नहीं है, सुखवाद होगा आनंद नहीं। सोशलाइजेशन आपको डोपामिन सेरोटोनिन दोनों इकट्ठे करता है प्लीज। ये इस तरह का सत्संग, अब जो ग्रुप में होते हैं तो सेरोटोनिन रिलीज होता है, और कुछ ऐसी चीजें कराई जाती है जिसके कारण आप बार बार जाना चाहते हैं। डोपामिन मॉलिक्यूल ऑफ मोर, लगता है बार बार जाएं। अल्टीमेट एम क्या है? फास्टिंग, ऑटोफेजी। दूसरा इंटरमिटेंट फास्टिंग जोड़ देते हैं एक तरह से कि शाम के बाद आपको खाना नहीं देना। अगेन साइंस कि मल्टीफोल्डेड प्रोटीन सेल के अंदर जो है कंज्यूम हो जाए, एबनॉर्मल सेल किल हो जाए या रिपेयर हो जाए। और ये प्रोसेस सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, डायबिटीज हो, कैंसर हो, सब पे लागू है। एक्चुअली जो 6-8 कॉमन बीमारियां आप सोचते हो बीमारी नहीं है, जैसे हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, एडीडी, बच्चों में एडीडी, एचडी, अल्जाइमर डिजीज, भुलक्कड़पन, ये बीमारी नहीं है। फिर ये परिलक्षण है, प्रतिलक्षित होता है, मैनिफेस्टेशन है। आपका फिजिकल या मेंटल एब्नॉर्मलिटी जब मॉलिक्यूलर हेल्थ हो डैमेज, सेल के अंदर डैमेज होगा, वो बाद में कई साल और महीनों के बाद इन द फॉर्म ऑफ डिजीज जो हम लैब में डिटेक्ट करेंगे। मॉलिक्यूलर हेल्थ में क्या एब्नॉर्मलिटी है? ग्लाइकेशन, मिथाइलेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, मेम्ब्रेन इंस्टेबिलिटी एंड ऑटोफेजी, लैक ऑफ ऑटोफेजी, यही बीमारियां हैं। लेकिन इन बीमारियों पर चर्चा इसलिए नहीं होगी, आईसीडी कोडिंग इसलिए नहीं कि दीज आर नॉट ड्रगेबल, इसकी दवा नहीं बन सकती है, दीज आर फूडेबल। तो जो आपने बात कही, खाने की एब्नॉर्मलिटी खत्म करो, बीमारी नॉर्मल होगी, मॉलिक्यूलर हेल्थ नॉर्मल हुआ, आपकी बीमारी खत्म। लेकिन उन बीमारियों पर चर्चा इसलिए होगी, उसका लैब टेस्ट मशीन रिकॉर्ड करेगा, आप उसको ट्रीट करेंगे, लेकिन मॉलिक्यूलर हेल्थ डिस्टर्ब रहेगा, फिर वो बीमारी पनपेगी। तो ऐसी संस्थान में बुला के आपको मेंटल एंड फिजिकल डिटॉक्स कराया जाएगा। ऑटोफेजी, इंटरमिटेंट फास्टिंग, एडिशनल अंगूर ही क्यों? अंगूर हालांकि शुगर बढ़ाएगा, लेकिन अंगूर क्यों? फ्लेवनॉइड्स और कई ऐसे तत्व हैं जो बॉडी के हीलिंग पावर को बढ़ाता है, अंगूर में है, स्पेशली ब्लैक ग्रेप्स में। रेस्वेट्रॉल एक मॉलिक्यूल है जो सिर्फ ब्लैक ग्रेप या ब्लू बेरी में मिलता है, वो आपको बेहतर करता है।
मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। वैसे ही है कि खाली अगर हम सिम्टम को देखकर दवाई लगा रहे थे, जैसे सीलन नहीं आ जाती, बिल्कुल हमें पेंट पेन मार कर दिया दिया लेकिन सीलन बरकरार बस है। है। तो जब आप इस तरह के एनवायरनमेंट में जाते हैं, जब आप मेंटल पे काम करते हैं, फिजिकल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे करते हैं, तो यानी कि आप उसको पूरा साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, इसका clean हर हटाते समय हैं। उदाहरण मैं दूसरे तरीके से देता हूँ। आपने कहीं धुआं देखा, हम्म। आग तो कहीं होगी, धुएं पे आपने पानी डाल दिया, धुआं शांत हो गया, आग जलती रही, धुआं दोबारा आएगा। वो आग कब पूरे घर को बर्बाद उस पे कर कारण पे काम नहीं किया आपने। इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर भी बहुत सारे कंफ्यूजन्स होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर के मुंह से ही सुन लेता हूँ कि क्या होती है ये। इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसन फंग कनाडा का एक डॉक्टर है, उसने पॉपुलराइज किया। हम्म। उसका ये कहना है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग 14 to 16 आवर्स फास्टिंग, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि जब खाना खाओ तो क्या खाओ, ओके या ये 14-16 घंटे कब, ये नहीं बताया। ओके उसका बेटर ऑल्टरनेटिव मैं समझाता हूँ क्या है। ईटिंग विंडो तय करें आप। ओके ईटिंग विंडो आपका 6 से 8 घंटे का हो, इसी में आप खाना खाएंगे। नंबर 1। ओके पहला मील आप कब लेंगे? जगने के, आइडियली मैं कहता हूँ आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, सही सुबह 4 बजे, क्योंकि कॉर्टिसोल उसमें बढ़ रहा होता है आपका। अगर उस समय जगेंगे तो आप ज़्यादा फिट और एक्टिव होंगे, कि सिंक्रोनाइज हैं आप सर्कैडियन रिदम से। उससे 4 से 5 घंटे बाद पहला मील आपका होना चाहिए। अच्छा, पहले 4-5 घंटे में कुछ नहीं कुछ खाना? नहीं खाना है, जिसमें लोग चाय पी लेते हैं, दूध की हाँ, कैलोरी, विदाउट कैलोरी आप ले सकते हैं। ग्रीन टी, ब्लैक टी, इस तरह की चीज़ ले सकते हैं। कॉफी भी चल सकती है, ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, Okay. इस तरह की चीज़ ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन मील ना लें। फर्स्ट मील लें 8 या 9 बजे, जब आपका 4-5 घंटे हो जाए। उसमें मील में आप प्रॉपर लें, पहले फाइबर, सलाद, साग, सब्जी। खाने की प्लेट को पोर्शन इंपॉर्टेंट है। इंटरमिटेंट फास्टिंग की एलेब्रेशन समझा रहा हूँ कि कितना आप खा रहे हैं। ओके भारत में परंपरा है चावल, दाल, सब्जी, या रोटी, दाल, सब्जी। मैं कहता हूँ सब्जी, दाल, चावल। ओके मतलब पहले फाइबर, ज़्यादा फाइबर, गट माइक्रोबायोम को फूड मिल गया, एट द सेम टाइम गट की कोटिंग हो गई। अब जो भी आप डालेंगे उसका एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगा, तो सडन इंक्रीज इन ब्लड शुगर नहीं होगा और इंसुलिन स्पाइक आपका बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। ओके फाइबर के बाद लें प्रोटीन एंड फैट, दाल, सोयाबीन, राजमा, घी, जो भी आप लेते हैं। ठीक है। एंड लास्ट में अगर कार्ब लेना है तो कॉम्प्लेक्स कार्ब लें, जैसे बिना पॉलिश्ड राइस, ओके जो रियल ब्राउन राइस है। 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट, मतलब 60 किलो का व्यक्ति है, 60 ग्राम कुक्ड राइस ले, इतना सा होगा। ओके हम तो एग्जैक्टली वही कारण है जो सेंट्रल ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और बाकी बीमारियों को इन्वाइट करता है। हम कार्ब बेस्ड फूड लेते हैं इंडिया में खास करके। वो जमाना अलग था जब एग्रीगेरियन सोसाइटी थे, लोग हैवी लेबर करते थे, उसमें उनको कार्ब ज़्यादा चाहिए था। अब नहीं है, इसको चेंज किया। एंड सेकेंड मील फर्स्ट मील से 6 से 8 घंटे में कर लें आप, तो आमतौर पे 2 से 3 बजे के बीच आपका सेकेंड मील हो जाएगा। ठीक है। इन बिटवीन आप स्नैकिंग ना करें, इंसुलिन स्पाइक ना होगा। मतलब ऑफिस में गए, चाय कॉफ़ी पी ली, कह रहे चलो अब तो खाना बड़ा कंट्रोल की, उससे मतलब नहीं है। आपने जैसे एक चाय ली 80 कैलोरी, ग्लूकोज गया, इंसुलिन स्पाइक हुआ, आपको जरूरत नहीं थी। बॉडी ऑलरेडी खाना खा के एनर्जी को चैनलाइज कर रही है, ये आपका इंसुलिन स्पाइक, एक्स्ट्रा फूड जमा हो गया आपका। लास्ट मील ले लिया, अब उसके बाद कोई थर्ड मील नहीं है। अच्छा, थर्ड मील नहीं, अब थर्ड मील नहीं है। ईटिंग विंडो आपने सीमित कर ली। अब जब इंटरमिटेंट फास्टिंग लोग फॉलो करते हैं, वो क्या करते हैं, पहला मील 12 बजे लिया, दूसरा मील रात को 10 बजे ले लिया, तो नॉर्मल कर दिया। मैंने कहा लिवर इज मदर ऑफ ऑर्गन, तो लिवर को रेस्ट करने का टाइम दो। आपने 3 बजे लास्ट मील लिया, अब इसको डाइजेस्ट करने में 3 से 4 घंटे का टाइम। उसके बाद लिवर सब माँ है, सारे ऑर्गन को सुलाएगी, खुद सोने जाएगी, 5 घंटे उसको चाहिए रेस्ट के लिए, तब जाके बॉडी डिटॉक्सिफाइड रहेगी आपकी। अदरवाइज वो बॉडी डिटॉक्सिक कभी नहीं हो सकती। अच्छा, 3 बजे के बाद फिर आपने खाना नहीं लेना, ना फ्रूट, ना चाय, कुछ ना नहीं, कॉफी, नो कुछ भी कैलोरी। नहीं, ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, ब्लैक टी जिसमें कैलोरी ना हो। कैलोरी ना है। अब लोगों को लगता है कि ये हो नहीं सकता है, डुएबल नहीं है। मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, तो मैं भी जीवित हूँ आपके सामने, आप तो बहुत फिट एंड फाइन लग रहे हैं, हैंडसम लग रहे हैं। तो जीवित हूँ। ठीक, जो लोग वेट को टारगेट बनाते हैं, वेट को टारगेट मत बनाइए, अपने मॉलिक्यूलर हेल्थ को टारगेट बनाइए। मॉलिक्यूलर हेल्थ थोड़ा सा ये समझना चाहूँ। मॉलिक्यूलर हेल्थ मतलब आपकी कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी जनरेट करता है, हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया मीन्स यू आर यंग। ओके तो बीएमआर बढ़ा होगा ऐसे व्यक्ति का। ओके इंसुलिन स्पाइक ना हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस ना हो, मॉलिक्यूलर हेल्थ अच्छा है।
ग्लूकोज स्पाइक ना हो ताकि आपका फैटी लिवर और विसरल फैट ना बढ़े, मॉलिक्यूलर हेल्थ अच्छा है। मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे जो किसी लैब में नहीं दिखेगा, अगर आपके प्रोसेस जो मैंने 8 बताए, ग्लाइकेशन, मिथाइलेशन, ये अगर ठीक चल रहा है तो आपका मॉलिक्यूलर हेल्थ ठीक है। कभी भी लेबोरेटरी रिलेटेड या कोई भी ऐसी बीमारी आ ही नहीं सकती आपके पास। ओके। इसको टारगेट करें rather than स्पेसिफिक बॉडी वेट को टारगेट करें, ठीक। और जो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको काफ़ी वीकनेस फील होती है कई बार, फिर उनको लगता है मैं फूड खा लूँ या कुछ खा लूँ तो मुझे ताकत आएगी, फिर वो कैसे इससे मैनेज करें? हाँ, वीकनेस इसलिए होती है कि उनके ब्लड शुगर लेवल उनका बढ़ा हुआ है लेकिन मांसपेशियों में ग्लूकोज नहीं है। जहाँ ग्लूकोज पहुंचना चाहिए वहाँ ग्लूकोज नहीं, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो ऐसे व्यक्ति का पहला काम होना चाहिए इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाओ। कैसे बढ़ाएंगे? इंसुलिन जो दवाइयाँ देके बढ़ाई जा रही है उसको कम करो। ओके, ठीक है। एक्सरसाइज बढ़ा दीजिए ताकि मसल जब भी एक्टिव होगी तो इंस्टेंट ग्लूकोज सक करती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। ठीक। जैसे इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ने लगी, आपका ब्लड शुगर डाउन होगा, आप स्ट्रांग फील करेंगे, मसल को ताकत मिल गई। ठीक है। हाई ब्लड शुगर और नो शुगर इन द सेल, यही आपको क्रेविंग करा रहा है। अच्छा, दो चीजें कनेक्टेड है। एक तो जो वीकनेस है तो वीकनेस दूर इससे होगी जब मैं एक्सरसाइज कर लूंगा, एग्जैक्टली। और दूसरा जो क्रेविंग हो रही है वो इस वजह से हो रही है क्योंकि मैं एक्टिविटी कर ही नहीं रहा, तो इसलिए क्रेविंग ज्यादा हो रही है। बॉडी कह रही है कुछ खाने को दो, मैं भूखा हूं, लेकिन खाना तो दे दोगे, लेकिन क्या वहां पे ग्लूकोज पहुंचेगा? पहुंच ही नहीं रहा। हाँ, गेट बंद है, गेट को खोलो। ये वैसे ही जैसे सरकार एक कोई परियोजना लेके आती है, जिसके लिए लेके आती बेचारे तक पहुंचता ही नहीं है, रास्ते में ही सब खत्म हो जाता एग्जैक्टली वही है कि जो एंड यूजर है उस तक पहुंच ही नहीं लगी चीज। ओके सर, आप इतने सालों से सर्जरी के अंदर हैं, आपने ना कुछ चीजें जरूर नोट की होंगी क्योंकि आप बहुत डीप नॉलेज रखते हैं माइंडसेट को लेकर। जैसे युवराज सिंह को कैंसर हुआ, क्या फाइटर है वो। मनीषा कोइराला को हुआ, अभी नवजोत सिंह सिद्धू जी की वाइफ को हुआ। मैं अभी खाली माइंडसेट पे बात करूंगा, उनके क्लेम कुछ अलग है, मेरे को वो भी समझना है ताकि लोगों को एक्चुअल चीजें पता लगे। तो ये माइंडसेट का क्या सच में बहुत बड़ा रोल है कैंसर जैसी बीमारी को हराने में? जितनी डिजीज की बात करी मैंने, जो डिजीज सो कॉल्ड है, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, माइंडसेट का पूरा रोल है कराने में भी और इससे रिकवर होने में भी। अच्छा, करवाने में भी है, क्योंकि अगर आपने वो जैसे आपने बताया था एंजाइटी क्रिएट कर ली, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पास्ट ग्रीफ, पूरे टाइम चिंतित रहना, ये परसिस्टेंट कॉर्टिसोल बढ़ा के रखेगा। रिएक्टिव ऑक्सीजन ROS ज़्यादा जनरेट होगा, DNA को डैमेज करेगा, बीमारी भी कराएगा और बीमारी हो गई तो ठीक होने में दिक्कत करेगा। तो आमतौर पे लूजली लोग कहते हैं जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं उनकी रिकवरी बड़ी अच्छी होती है, उनका मॉलिक्यूलर हेल्थ डिफरेंट है। और नहीं तो कैंसर जैसे डायग्नोसिस के बाद कई लोग सेल्फ रियलाइजेशन में आ जाते हैं, उसका अपनी लाइफ स्टाइल बदल लेते हैं, उनकी रिकवरी बेटर हो जाती है। ओके। तो माइंडसेट का बिल्कुल रोल है इसमें, कहीं नकारा नहीं जाता। अभी एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी इतनी नहीं आई है, कुछ कुछ टेक्नोलॉजी आ गई जैसे फंक्शनल MRI इस तरह की आई है कि जब हम माइंडसेट चेंज कर रहे होते हैं तो MRI में चेंजेस दिखते हैं। अच्छा, मेडिटेशन में दूसरा चेंजेस दिखते हैं, EEG, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम, उसमें चेंज दिखते हैं। जैसे मेडिटेशन प्रोसेस में जो मेडिटेटर होगा, डीप मेडिटेशन जाएगा, उसके वेव्स देखिए, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा कैसे चेंज हो रहे हैं। बिल्कुल चेंज होता, ठीक बात है। अब तो साइंस से हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं उन चीज़ों को। एग्रीड, 100% एग्रीड। ओके। और इनकी क्या डाइट, जो कैंसर पेशेंट की जो डाइट होती है तो वो बहुत अलग हो जाती है क्या? जैसे किसी को कैंसर की सर्जरी होगी, जैसे मैंने बताया अभी हमारे घर में हुआ ना, तो उनका जैसे एक कीमो को लेके भी बड़ा मिथ रहता है कि कीमो के बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। कोई कहता है कीमो का फायदा ही नहीं है, डॉक्टर बिसिव चौधरी हैं वो तो क्लेम करते हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कि कीमो का अगर 1% भी कोई फायदा बता दे कोई डॉक्टर तो मैं मतलब कुछ भी कर जाऊँ, ऐसे वाला है। तो क्या है ये रेडिएशन और कीमो? पहला सवाल तो आपका ये था कैंसर पेशेंट एंड डाइट। डाइट, हाँ। अब देखिए विडंबना ये है कि भारत के किसी स्कूल में या अस्पताल में जाए तो जो कैंटीन में खाना मिलता है, मरीजों को खाना मिलता है, क्या खाना है? वो प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड पैक्ड फूड है। सर बिस्कुट दिए थे हमें, एग्जैक्टली। खुद सोच समझ के मैंने क्या कर रहे हो। एक तरह से अस्पताल इंडोर्स कर रहा है कि ये खाना ठीक है, जबकि ठीक नहीं है। उसी खाने के कारण हुआ और वो खाना कभी क्योर नहीं होने देगा। तो पहले तो वहाँ चेंज होने की जरूरत है। पैक्ड एनर्जी ड्रिंक मिल रहा है, नहीं होना चाहिए। नारियल पानी डब्बे वाला, हाँ, नहीं होना चाहिए। चलिए, अब दूसरा आते हैं कि कैंसर पेशेंट के डाइट चेंजेस क्या है। डाइट चेंजेस वही होंगे कैंसर पेशेंट के जो बीमार न होने वाले का डाइट होना चाहिए। मतलब नेचुरली आपका डाइट वही होना चाहिए जो आपने पहले बताया था। जो पहले मैंने बताया। ओके। ये डाइट होना चाहिए। ये कितना डुएबल डाइट है?
इंडियन कल्चर के लिए तो पूरी तरह डुएबल है। बिल्कुल सही। यूरोपियन को हम फॉलो करते हैं, उनके यहाँ 6 महीने स्नोफॉल रहता है, कुछ सब्जियां नहीं उग सकती है, उनकी मजबूरी है फ्रोजन फूड खाने की। हमारी क्या मजबूरी थी? हमारी बस थोड़ी फास्ट लाइफ चाहिए बोला। फास्ट लाइफ थी, गुलामी की लाइफ। आज भी हम उस गुलामी से उठ नहीं रहे हैं कि जो फिरंग करेंगे वही अच्छा है, हम तो कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते हैं। तुम्हारे साइंस को डिकोड करके वो निकाल रहे हैं। हाँ सही बात है। अभी टॉनी रॉबिन्स जितने बड़े मोटिवेट स्पीकर हैं, जिनका मतलब बहुत सबसे महंगे हैं मुझे लगता है, वो गायत्री मंत्र से शुरुआत करते हैं, भस्त्रिका का एक रूप करवाते हैं, और हमारे यहाँ पर अभी बात हो रही है कि गायत्री मंत्र से क्या होता है। अब जो दर्शक चाह, एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मैं योग में भी मैं डिग्री रखता हूँ, पीएचडी वाराणसी से मैंने किया है। अरे वाह, क्या बात है सर। उन चीज़ों को अष्टांग योग में फॉलो करता हूँ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उसमें एक चीज उदाहरण के लिए मैं समझाता हूँ। प्राणायाम जब करते हैं किसी फॉर्म में, कपालभाति, भस्त्रिका, जो भी करते हैं, तो जब लंग्स एक्सपैंड करते हैं तो लंग्स टिश्यू के बीच में जे रिसेप्टर होता है। जे रिसेप्टर होता है। जब ये स्ट्रेच होगा तो वेगल टोन आपका बढ़ाएगा, ओके। पल्स रेट डाउन करेगा। ये तो साइंस को पता है। हमारे ऋषि मुनि को जे रिसेप्टर नहीं पता होगा, लेकिन उन्होंने जो भी ढूंढ के निकाला था वो आज भी अक्षरशः सत्य है। जैसे मैंने प्राणायाम बताया आपको, ध्यान। अब लोग मेडिटेशन का तमाशा करते हैं, बैठ जाओ मेडिटेशन, साहब मेडिटेशन होता नहीं है, दिमाग चंचल है। कहाँ से होगा मेडिटेशन? महर्षि पतंजलि ने जब लिखा यम नियम, पहला तो पाठदान यही है कि लाइफस्टाइल में नियम, रेगुलेशन, लाइफस्टाइल कैसे रखनी है, संयम क्या क्या करना है। तब आया यम नियम आसन, योगासन है। 84,000 योगासन है। उसमें कहा कि एटलीस्ट जो वर्किंग लोग 84 कर लें। ग्रहण संहिता में लिखा गया कि भाई 84 नहीं, 4 ये कर लो एटलीस्ट। 4 तो कोई भी कर सकता, 10 मिनट किसी के पास नहीं है। बिल्कुल है सर। योगासन करें। तब बात आती प्राणायाम, कंट्रोलिंग ब्रेथ, वाइटल एनर्जी, प्राणायाम। तब चौथा स्टेप है प्रत्याहार, कॉन्सेंट्रेटिंग माइंड फोर्सेस। जो भटक रहा था, मन चंचल था, माइंड फोर्सेस। ये 5 तो आपको करना होगा, और आखिरी के 3 अपने आप घटेगा। अब घटित होगी, आपको नहीं करने जो है क्या, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ध्यान इज मेडिटेशन। अगर ये प्रक्रिया आप करेंगे तो मेडिटेशन अपने आप घटित हो जाएगी। जहां बैठेंगे आप मेडिटेशन में चले जाएंगे। और समाधि, मरने को समाधि नहीं कहते, मूर्ति बनने को। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज समाधि। जब आप रियलाइज करें हु एम आई, व्हाट इज माई पर्पस ऑफ लाइफ, वाह, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये सारी चीजें, समस्या ये है जो साइंस पढ़ने वाले थे उन्होंने ये नहीं पढ़ा। जो इसके प्रचारक हैं वो साइंस को गाली दे रहे हैं, साइंस वाले इनको गाली दे रहे हैं, जबकि दोनों एक दूसरे को पूरक हैं। पूरक है। बार बार मैं यही कहता हूँ, जिस विधा में जो अच्छी चीजें हैं उस सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाओ। सही बात है। आपका एंड गोल है मानव कल्याण। मानव कल्याण, that's it। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये क्या है, ये रेडिएशन, हमारा जो क्वेश्चन है वो भी है उसको। आपका क्वेश्चन था कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। मॉडर्न मेडिसिन ने जितने इजाद किए, कुछ तो फायदे थे। सोकॉल्ड जो क्लेम करते हैं कीमो बेकार है, ये बेकार है, उन्होंने पहले मेडिसिन पढ़ तो ले। बस में किताब बेचते वो डाइटिशियन भी नहीं है और इस तरह की बातें कर रहे हो। पहले मेडिसिन समझो। मैं अगर मॉडर्न मेडिसिन जानते डाइट के इतना स्ट्रांग प्रोपगेटर हूँ, अच्छी चीजें तभी तो। लेकिन क्या मैं कह दूं सिर्फ डाइट से कैंसर क्योर कर दोगे? आंसर इज नो। कोई करके तो दिखाए। डाइट का अहम रोल है कैंसर क्योर में, अहम रोल है कैंसर प्रिवेंशन में, अहम रोल है कैंसर रिकवरी में, रिलैप्स रोकने में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारी कीमोथेरेपी बेकार है। यस, कीमोथेरेपी बदनाम की हुई, बाजारवत जब आया अनइंडिकेटेड कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी टिल डेथ, कीमोथेरेपी नॉट नीडेड आप दे रहे हैं, टॉक्सिटी हुए जा रही है, आप दिए जा रहे हैं। सेम रेडियोथेरेपी। कैंसर ट्रीटमेंट का उद्देश्य एक ही होना चाहिए, मरीज की स्थिति बदतरी की तरफ ना जाए, बेहतरी की तरफ जाए। बात है। अगर ये अचीव कर रहे हैं तो चाहे जिस विधा की जो अच्छी चीजें सबको मिला के करना है। बहुत सही बात है। तो ये सब चीजें हैं जरूरी, और इसके साइड इफेक्ट्स भी होंगे। साइड इफेक्ट होंगे। साइड इफेक्ट जैसे उदाहरण के तौर पर एस्पिरिन, ओवर द काउंटर आप खरीद के खा लेते हैं। जिस दिन मैं समझा दूं कि साइड इफेक्ट क्या है, पेट में अल्सर होना, ब्लड का पतला होना, ब्रेन स्ट्रोक हो जाना, एस्पिरिन से लोग तो ऐसे खा लेते हैं जैसे सर दर्द। साइड इफेक्ट है। सड़क पे चलते हैं, साइड इफेक्ट है एक्सीडेंट।
एग्जैक्टली इतना ही साइड इफेक्ट, अगर मॉडर्न मेडिसिन को सही से समझें तो उसकी दवाइयों का इतना ही साइड इफेक्ट है, अनलेस की वेस्टेड इंटरेस्ट कारण कोई डॉक्टर ओवर ट्रीट कर रहा हो या जरूरत नहीं तब ट्रीट कर रहा हो तो साइड इफेक्ट ज्यादा होगा। ओके। और जो अभी ये जो नवजोत सिंह सिद्धू जी की वाइफ जो क्लेम कर रही हैं, नवजोत सिंह सिद्धू ने जो अपनी पत्नी के इलाज के लिए क्लेम किया, उनके सारे क्लेम साइंटिफिकली प्रूवन क्लेम है, लेकिन समस्या इसलिए हुई, एक तो क्रिकेटर हैं, चौका छक्का मारने की आदत है, राजनीतिक भी हैं, तो अतिशयोक्ति अलंकार लगा के बोलने की आदत हो जाती है उनको। उन्होंने ही गलती कर दी। उनकी वाइफ का कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, सर्जरी, कीमो सब हुआ, कुछ ट्रीटमेंट उन्होंने मिस कर दिया, कुछ फैमिली में फंक्शन, कैंसर रिलैप्स हो गया, लेकिन उस ट्रीटमेंट के दरमियान उसको लाइफस्टाइल चेंजेस कुछ नहीं बताए गए थे। तो जब रिलैप्स हुआ तो इंसान भागता है, खासकर सेलिब्रिटी होते हैं, उनको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो जो उन्होंने लाइफस्टाइल में चेंजेस किए, इंटरमीडिएट फास्टिंग, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, एस्टेब्लिश्ड है। हल्दी, मेरा ही इंटरनेशनल पेपर पब्लिश है, P53 हाइपरमिथाइलेशन को रिवर्स करता है कैंसर में, कैंसर रिकवरी में हेल्प करता है। हल्दी कैसे लेनी चाहिए ये भी बता दो सर। हल्दी आइडियली कच्ची मिले तो बेहतर है। अच्छा, जो अपने कि हल्दी जब फ्राई कर देते हैं तो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट कुरकुमिन डेस्क्यूरकुमिन वो डिस्ट्रॉय होने लगा। हल्दी कच्ची जो जैसे फ्रूट के रूप में जो आती है, जो अदरक के फॉर्म में अदरक फॉर्म में आती है, उसको स्लाइस कर लें, ठीक है, प्रिजर्वेटिव के लिए नींबू निचोड़ दें, विटामिन सी, ठीक है, और उसको रख लें फ्रिज में, कहीं रख लें, खाने के समय सलाद फॉर्म में आप रखें, उस पर काली मिर्च का पाउडर छिड़क लें, पेपरी उसमें होता है काली मिर्च में, वो हल्दी के कंटेंट को एब्जॉर्प्शन, बायोबिलिटी बढ़ा देता है। अगर साथ में थोड़ा घी या सेसमी ऑयल, तिल का तेल डाल दें, एब्जॉर्प्शन और बढ़ जाएगा। आइडियल मेथड हल्दी लेने का यही है। ओके। आइडियल मेथड ये है हल्दी लेने का। तो ये P53 हाइपरमिथाइलेशन को रोकता है। थर्ड, उन्होंने क्या कहा, कार्ब बंद कर दिया। बार बार मैं कह रहा हूँ, कार्ब ना लो तो कॉम्प्लेक्स कार्ब लो। क्यों? इंसुलिन स्पाइक, IGF-1 ये कैंसर प्रमोटर है, आपने कट ऑफ कर दिया। नीम और जो भी पत्ते लिए, उसमें एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवनॉइड्स, कैरोटीन, एंटी कैंसर, वो कर लिया आपने। उसके बाद उन्होंने कहा था, इंटरमीडिएट फास्टिंग कहा था, हल्दी, हाँ, इंटरमीडिएट फास्टिंग अल्टीमेटली ऑटोफेजी, मतलब कैंसर सेल को रिपेयर नहीं करेगा तो डेथ हो जाएगी उसकी, ऑटोफेजी हो गया। फिर उन्होंने कुछ जूसेस बताए थे सब्जी के, वो सेम चीज़ है कि इंटैक्ट सब्जी ले रहे हैं तो आपको फाइबर रॉ फॉर्मेट में ले लो, रॉ फॉर्म में सब्जी, ठीक। यही किया था उन्होंने। तो अच्छा, हाँ, फिर कहा था वीट बंद कर दिया। गेहूं जेनेटिकली मोडिफाइड GMO गेहूं है, ये इतना इंसेक्टिसाइड फर्टिलाइजर डाला हुआ है, ये खाने लायक नहीं रहा। अच्छा, गेहूं व दूध के खिलाफ तो बहुत बात हो रही है। बिल्कुल, गेहूं के मैंने बता दिया। दूध, कुछ लोग दलील देते हैं कि भारतीयों की तो आदत है, बचपन से दूध पे आज तक कुछ नहीं हुआ, अब बना कर रहे हैं। प्रकृति क्या कहती है? माँ से ज्यादा हमें कोई प्यार करता है? नहीं, अगर दूध वाकई इंसान की जरूरत होती, माँ पूरे जन्म दूध देती है। ठीक बात है। क्यों 6 महीने में बंद कर दिया? गाय भैंस भी 6 महीने बाद दूध क्यों बंद कर देती है? फर्स्ट 6 मंथ मेडिकल साइंस में मतलब 6 महीने बाद वीनिंग प्रोसेस कर लो, बच्चा घर का खाना खाने लगे। अलाउड है। 40% इंडियन लैक्टोज इंटॉलरेंट है। 40% लैक्टोज इंटॉलरेंट है। आप दूध ले रहे हैं, चाय ले रहे हैं दूध वाली, पेट फूला रहता है, एसिडिटी रहती है, ब्लोटिंग रहती है, आपको पता ही नहीं है। आपके लिए ये भी एक न्यू नॉर्मल हो गया है कि ऐसा तो होता ही है। अब 10 दिन दूध बंद करके देखिए। चलिए अब आइए, क्या गाय हमारी वही जंगल में घास चर के, हरे घास चर के आ रही है? हाँ, सब बंदी हुई है। प्लास्टिक बंधी हुई गाय का स्ट्रेस लेवल देखिए। गाय को दूध धूप नहीं मिल रही है, कहाँ से उसके दूध में विटामिन डी होगा? गाय को हार्मोन लगा के दूध निकाला जा रहा है, वो हार्मोन आपके बच्चों के शरीर में अर्ली थैलार्की, अर्ली प्यूबर्टी ला रहा है। भाई साहब, दूसरा, मिल्क में क्या दलील है आपका? कैल्शियम और प्रोटीन, उससे ज्यादा कैल्शियम रागी में है, मिलेट। अच्छा, और प्रोटीन अनेक सोर्स में है, मशरूम से लेकर सोयाबीन से लेकर राजमा, कई प्रोटीन है, सारा कुछ ही है इसमें। इंडिया इज ए मिल्क ऑब्सेस्ड कंट्री, मिल्क के लिए पागल है इंडिया। 4,30,000 लीटर दूध कंजम्पशन इंडिया का पर डे है। 4,30,000 लीटर, और प्रोडक्शन 1,20,000 लीटर। तो बाकी वही है जो कहाँ से आ रहा है? बताओ भाई, कहाँ से आ रहा, सोच के देखो, दिमाग की घंटी बज गई है। बहुत, मतलब अब इन सबको, इससे काम तो नहीं चलेगा। आज तक हमारे पूर्वज दूध पीते आए, पूर्वज के समय जो दूध था तुम्हारे समय है?
तो दूध वाली चाय भी नुकसानदायक है, दूध वाली दूध वाली चाय पॉइजन है। चाइना की बहुत अच्छी स्टडी आई है। दूध वाली चाय भी अब देखिएगा इंडिया में ज्यादा है। हाँ, बाहर ब्लैक टी का कॉन्सेप्ट है, ब्लैक टी का। टी पियो ना, दूध थोड़ी पीना है। वो एक्चुअली हमारे यहाँ पे सर वो एक्चुअली चाय नहीं पीनी होती, चाय पत्ते खानी मारते होती, हैं। चाय खानी होती है, क्योंकि हमें बिस्किट भी चाहिए, भुजिया भी चाहिए, स्नैक्स भी चाहिए। अब देखिए इसमें चाय कैसे इंडिया में इंट्रोड्यूस हो। चाय की पत्ती इंडिया में थी, सिलीगुड़ी असम साइड में। इंडियन चाय नहीं पीते थे। जब अंग्रेज आए तो चाय की पत्ती एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन प्रोडक्शन इतना होता था कि एक्सपोर्ट कितना करेंगे। तो उन्होंने स्टॉल लगाया। स्टॉल लगा के सुबह, इंडियन की आदत थी सुबह दूध पीने की, तो उन्होंने दूध में पत्ती मार के पिलाना चालू किया। जब आदत लग गई तो कहा कि अब ये लो चाय पत्ती, घर में जाओ, घर में जाके सबके साथ बना के पीना। तो कुछ पैसे भी, 2 पैसे 1 पैसे देते थे साथ में। लालच है। अब आप एडिक्ट हुए, तब आप पैसे देना बंद कर दिए, चाय पत्ती देने लगे। बाद में हुई चाय पत्ती बेचने लगे। आप पैसे दे रहे थे, पैसे मांग रहे थे, आप ही क्यों गए चाय, ये आप ही को- साजिशन एक व्यापार था। आया तो सब कुछ ट्रैप से ही है, ट्रैप से। पूरा माइंडसेट इन्होंने बना रखा था। आज भी जो हम फार्मा की बात कर रहे हैं या किसी, तो फाइनली जैसे अभी अभी एक स्टडी आई कि रेड वाइन के ऊपर भी पेड स्टडीज थी, रेड वाइन के बहुत बेनिफिट्स हैं। तो सर कुछ है तो जितने ये फूड रिलेटेड स्टडी आप देखते हैं, स्टडी पेड होती है। बीच में रिफाइंड ऑयल को लॉन्च करना था, तो घी और सरसों के तेल को बदनाम कर दिया। बदनाम कर दिया। आर्जिमोन एक चीज होती है जिसको सरसों के तेल में मिलाया गया डिलिबरेटली जब रिफाइंड ऑयल लॉन्च करना, जिससे ड्रॉप्सी बीमारी होती है आर्जिमोन से। वो जंगली एक घास है, पेट में पानी भर जाना, और फैला दिया गया कि सरसों के तेल से ड्रॉप्सी हुआ। रिफाइंड ऑयल लॉन्च हुआ। अब जब पता चला रिफाइंड ऑयल के बारे में, अब आप 26 साल 30 साल पीछे जाके उसको केस करेंगे। कितने लोगों की तबीयत खराब हुई, चले गए। सिमिलरली शुगर इंडस्ट्री जब लॉन्च हो, मतलब प्रोपगेट होने वाली थी, तो उसका सीईओ कौन बना? जो चरस गांजे टाइप का, जो जिसको ब्राउन शुगर कहते हैं, उसका सीईओ था उस कंपनी का। मतलब टोबैको लॉबी, अगर टोबैको लॉबी का सीईओ था, उसको लाया गया कि शुगर मार्केट करो। शुगर अगेन इज एडिक्टिव। उसने जो मार्केट किया, उस समय फैट को कल्प्रिट बनाया कि हार्ट अटैक चर्बी खाने से हो रहा है आपको। शुगर मार्केट में आया। जॉन यटकिन, एक यूके का अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट था, उसने किताब लिखी प्योर वाइट एंड डेडली। उसकी किताब को दबा दिया गया। उसने कहा था प्योर मतलब रिफाइंड शुगर, वाइट शुगर डेडली है, मत खाओ, दबा दिया गया। अब उसकी किताब फिर से मार्केट में आई, लोगों ने रियलाइज किया। उसमें सारे रिसर्चर जितने थे जिन्होंने फैट को गाली दी थी, वो पेड थे शुगर इंडस्ट्री के थ्रू। क्या कितना कॉम्प्लिकेशंस है। समाज को फूड इंडस्ट्री, शुगर लॉबी ये एडिक्ट कर रहा है, अपने बाजार के लिए तैयार करता है। हर चीज एक्सेसिव मीठी है सर। एग्जैक्टली, बिकॉज शुगर इज एडिक्टिव। उसके बाद इसके ऊपर टॉपअप पे बैठा है टोबैको लॉबी। वो भी कहता है डोपामिन सर्ज उधर से नहीं मिलेगा तो मेरे टोबैको लो, इससे मिलेगा। और उसके बाद है फार्मा लॉबी, जो कहता है ठीक तुम बीमार तैयार करो, मेरी दवाइयां बिकेगी, इनकॉर्पोरेट हॉस्पिटल, जहाँ पे ये एक नेक्सस है। और इस पूरे सिनेरियो में कहीं से भी अल्कोहल किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो बियर फॉर्मेट हो चाहे किसी भी फॉर्मेट पे, कहीं से भी हेल्दी नहीं है। अल्कोहल इज पॉइजन कहीं से भी फॉर्म। आज अगर आता, साइंस यहाँ जब पहुंचा था, तो उस पे लेबल लगा के रखना पड़ता पॉइजन का। उस एग्जैक्टली वही जो दूध के लिए दलील दी जाती है कि इतने सालों से चला रहे, बेकार है क्या? ओके, ग्रेट। मेरे पास वैसे तो बहुत सारे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, लेकिन आपने ना पूरे फॉर्मेट के अंदर इतनी तरीके से परोस दिए हैं कि मुझे क्या डाइट लेनी चाहिए, किस तरह का लाइफस्टाइल रखना चाहिए, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो मैं किसी इसको और स्ट्रेच नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं किसी और बीमारी पे भी जाऊंगा तो मुझे लगता है कि अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना ही सारा सबसे बड़ा आपका डायग्नोस सिस्टम हो सकता है। बिल्कुल। और लाइफस्टाइल के अंदर जो आपने ये जो अष्टांग योग का जो बारे में आपने जो चर्चा करी, अच्छा लगता है जब कि डॉक्टर इसको जो प्रमोट करते हैं, बताते हैं, जो आप खुद एक क्वालिफाइड हैं। तो मुझे तो आज बहुत कुछ सीखने को मिला। नहीं, मैं करता हूँ तब बता रहा हूँ। नहीं, आप लग भी बहुत फिट रहे हैं। मैं मतलब बिना सच में- किए वो काम मैं कभी नहीं बताऊंगा जो मैंने नहीं किया है, जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। और अगर आपके दर्शक इंटरेस्ट है तो एक जो मैं हेल्दी रहने का फॉर्मूला देता हूँ, प्लीज सर। वो फॉर्मूला देता हूँ। आपके दर्शक इस 2 मिनट को कट करें और रोज सुबह चला लिया करें अपने घर में।
फॉर्मूला है MMMS, ट्रिपल MS, MMS ना समझें, MS से लोग गलत समझ जाता है, ट्रिपल MS। ओके फर्स्ट M इज मील, ओके मैंने डॉसली बता दिया क्या खाना है। ठीक है। निमोनिक्स के तहत समझें, रॉ खाएं, रियल खाएं, रॉ खाएं, रियल खाएं। रियल खाएं, ओके मतलब पैक्ड प्रोसेस्ड ये ना खाएं। हम्म। तो जब खाएं तो डब्बे पे आप जो देखते हैं कि इसमें कितना कार्ब है, कितना प्रोटीन है, ये लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा व्हाट इज इन द फूड, ये तो लिखा है व्हाट हैज बीन डन टू द फूड, ये नहीं लिखा गया, उसको कैसे प्रोसेस किया गया, कितने केमिकल डाले गए। जितने भी पैक्ड फूड हैं शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं, SHELF, अलमीरा पे ज्यादा लंबा समय चले, जैसे पैक्ड आटा, पैक्ड चावल। लेकिन सेल्फ लाइफ कम हो रही है, इस पे कोई बात ही नहीं करता है। वाह, शेल्फ लाइफ के लिए, सेल्फ लाइफ के लिए नहीं है। ओके तो रॉ खाएं, रियल खाएं, रीजनल खाएं, सीजनल खाएं, जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी क्षेत्र का फल सब्जी जो हो रहा है उसको खाएं, और सीजनल खाएं, मौसम में जो चीज आती है वही खाएं। आम को फलों का राजा क्यों कहा गया? आम को आप कोल्ड स्टोरेज में रख पा रहे हैं? सीजन में आएगा चला जाएगा। आप विंटर में इमेजिन किए, दिसंबर के महीने आपको कोई आम खाओगे? आम नहीं यार, मन नहीं हो रहा है, लेकिन गर्मी में आपको जरूर खाने का मन करेगा, बारिश में जरूर खाने का मन करेगा। हमारा ब्रेन वायर ऐसे किया गया कि रीजनल खाओ वही तुम्हें डिटॉक्सिफाई करेगा, सीजनल खाओ तुम्हें जो बीमारी हो सकती है उसका ठीक करने का वहीं पहले पे से ही। सूत्र मैंने दिया हुआ है, पहले से दे दिया। पहले से दे दिया। अरे वाह। ठीक, पहला M। दूसरा M मूवमेंट, मतलब एक्सरसाइज, मूवमेंट। मूवमेंट ओके मूवमेंट में 4 समय जरूर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज मतलब मूव करें। एक तो प्रॉपर सुबह ओके आपकी पूरी बॉडी एक्टिवेट हो जाए। ठीक है। एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है जो ब्रेन से आगे हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है एक्टिवेट करने के लिए। उसके दूसरा, मील के बाद 10 मिनट जरूर वॉक करें। बॉस जब डांटे तब जरूर वॉक करें, कॉर्टिसोल अप होगा। और जब तनाव हो बॉडी का मूवमेंट जरूर करें। तनाव होगा, कॉर्टिसोल बढ़ेगा, ग्लूकोज बढ़ेगा, उसको मूवमेंट करके मसल के अंदर पंप कर दें 4 समय। कहें कौन सा मूवमेंट? जिम, मैराथन, साइकिलिंग, इसके फेवर में बहुत ज़्यादा नहीं, लॉन्ग ड्यूरेशन साइकिलिंग, जिसको ड्यूरेशनल एक्सरसाइज मैंने बताई, वो एक्सरसाइज करें जिसका फॉर्मूला FARB, फार्ब। ओके जिस एक्सरसाइज में फ्लेक्सिबिलिटी हो, एरोबिक्स हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हो और बैलेंसिंग हो। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, घर पे हो सकती है तो। घर पे हो सकती है, नो जिम रिक्वायर्ड। हाँ। अब पूछिएगा कौन सी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें चारों चीज हो जाएंगी? योगासन, योगासन। योगासन, भुजंगासन, पद्मासन, मयूरासन, 3 4 5 आसन सब कर सकता है, 10 मिनट निकाल सकते हैं। पूरी बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल रहेगी, टोनिक रहेगी, मांसपेशियां स्ट्रांग रहेगी, मसल स्पैन आपका यंग रहेगा और बैलेंसिंग होगी। योगासन हर समय टोनिक पे काम करता है। आप ऐसे जो करते हैं क्लोनिक एक्सरसाइज बोलते हैं। योगासन इस प्रोसेस से आके एक जगह रोकता है आपको, यहाँ रुको, और कितनी देर इसमें रुकते हो वो बैलेंसिंग। 40 साल के बाद सुनते होंगे बाथरूम में गए गिर गए, क्यों गिरे? एक साइड लड़खड़ा गया, बैलेंसिंग नहीं है उनका। FARB वो एक्सरसाइज करें। सेकेंड M। थर्ड M माइंड स्टफ। आमतौर पे लोग कहते हैं ब्रेन या माइंड। माइंड स्टफ क्या है? हिंदी है चित्त। चित्त चंचल है। योर माइंड इज मंकी माइंड। एक डाल से दूसरे डाल कूद रहा है पूरे टाइम। अब इस पे आपको काम करना है। महर्षि पतंजलि से उनको शिष्यों ने पूछा, गुरुजी योग क्या है? दूसरे सूत्र में उन्होंने कह दिया, योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का सदैव के लिए रुक जाना ही योग है। आपको रोकना ना पड़े कि मैं ऐसा नहीं सोचूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, अतीत के लिए नहीं सोचूंगा, भविष्य के लिए नहीं सोचूंगा। आज इंसान पूरे टाइम क्यों भविष्य के लिए पश्चाताप में है, अतीत के लिए पश्चाताप में, भविष्य के लिए चिंतित है कि क्या होगा? वर्तमान में जी नहीं रहा है। वर्तमान क्या है? भविष्य के गर्भ से निकलकर अतीत के गर्भ तक जाने की उस तरल और सहज दशा को वर्तमान कहते हैं, जो आपके सामने से निकलता हुआ अतीत हो जाता है और आप देखते रह जाते हैं। तो माइंड स्टेप पे जब काम करेंगे कि तनाव, द्वेष, क्रोध कम होने लगेगा। आप जजमेंटल नहीं होंगे, सोच के नहीं बैठे होंगे मुझे तो ऐसे ही सोचना है, वेलकम करेंगे माइंड स्टफ। एंड लास्ट इज S, स्लीप। क्वालिटी एंड क्वांटिटी स्लीप। 7 से 8 घंटे की नींद, डीप स्लीप, गहरी नींद आए, ये जरूरी है।
जो लोग कहते हैं कि कुछ बड़े लोग 4 घंटे काम कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं 2 घंटे भी सो सकते हो। कॉकरोच तो 24 घंटे काम करता है, जगह ही रहता है। कॉकरोच बनना चाहते हो? ह्यूमन हो, इवॉल्व्ड मैमल हो, 8 घंटे सो, बॉडी रिचार्ज होगी, और तुम जो बाकी लोग 12 घंटे में काम करें, तुम 4 घंटे में करोगे, क्योंकि आपका माइंड को रीएक्टिवेट, रिजुविनेट होने के लिए स्लीप ही एक चीज है, तो सब कुछ नहीं है। और अच्छी स्लीप के लिए कुछ अच्छी स्लीप के लिए बहुत अच्छी बात कही। सोने जाने से पहले, खाने का तो बता ही दिया था, पहले खा लें। बिल्कुल 2 घंटे ऑफ स्क्रीन हो जाए आप, मोबाइल, एलेक्सा, टीवी, कंप्यूटर आपके पास ना हो। वो आपके ब्रेन को एक्टिवेट रखता है, नींद नहीं आने देगा। वाईफाई घर का बंद कर दें सोने से पहले, ये सिग्नल ब्रेन को डिस्टर्ब करता रहता है पूरे टाइम। मोबाइल आपके सर के पास, बेड के पास नहीं होना चाहिए। मिनिमम 1 मीटर से दूर रखें। रूम में ना रखें तो बहुत बेहतर है, नहीं तो दूर कर दें और डाटा ऑफ कर दें मोबाइल का। बिस्तर में कोई कंकड़ी, गर्दा, धूल, मिट्टी ना हो। उसका कारण ये है कि स्टीरियोगोनोसिस, हम जब सोते हैं तो बॉडी अगर थोड़ी भी कोई चीज चुभ रही हो तो उसको सेंस कर देती है। हम अपेरेंटली नींद में हैं, लेकिन हमें वो डिस्टर्ब कर रहा होता है। ब्लू लाइट किसी भी तरह की घर में ना हो, मतलब जिस बेडरूम में आप सोते हैं, हर स्क्रीन ऑफ। खिड़की का पर्दा खोल दें ताकि सुबह जब सनराइज हो तो सूरज की किरण आपको पहले पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करे, मेलाटोनिन जनरेट हो, और आप रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपको जगाएगा। आप बिल्कुल फिट एंड फाइन जगेंगे, बिना अलार्म के उठ जाए। बिना अलार्म के उठ जाएंगे। कैसे समझेंगे कि आपकी नींद पूरी हुई? सुबह जब जगें तो आप फ्रेश ऐसे हो जैसे कली खिलती है, आपका मनोभाव ऐसा खुले। सर भारी ना हो, कमर में जकड़न ना हो, दर्द ना हो, और नींद खुलते आप बिस्तर छोड़ सकते हैं। मतलब आलस नहीं आ रहा हो, मतलब आप प्रॉपर डीप स्लीप होके निकले हैं, आपकी बॉडी चार्ज हो गई है फॉर नेक्स्ट डे। वाह। MMMS, MMMS, ये फॉर्मूला लाइफ को वास्तव में लाइफ विदाउट पिल, लाइफ विदाउट पिल, कि ये अब संभव लग रहा है। जो आपने शुरुआत में बोली थी ना कि अंत तक मैं बता दूंगा कि ये बहुत इजी है, डुएबल है, अब लग रहा है सब बहुत मजा। सर ये एक लास्ट क्वेश्चन, वैसे तो बहुत सारे होंगे लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं समझता हूँ आपकी भी समय की बाध्यता है। ये 12-13 घंटे कुछ बच्चे सोते हैं, ये नुकसानदायक है? बच्चों की नींद, बच्चे deep- मतलब 14-15 साल के हैं? बिल्कुल डीप स्लीप नहीं कर पाते हैं, डिस्टर्ब स्लीप है। अगर डीप स्लीप करें तो 8 घंटे बाद बिल्कुल फ्रेश अपने आप जग रहे हैं, बॉडी अपने आप जगा देती है। बच्चे डीप स्लीप क्यों नहीं कर रहे हैं? कि एट एंड लास्ट होने जा रहे हैं तब तक मोबाइल पे लगे हुए हैं, तो ब्रेन उस मेमोरी को प्रोसेस करने में इंगेज रहता है, आपको डीप स्लीप में नहीं आने देता है। स्लीप में साइकिल में रेम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, एंड नॉन रेम स्लीप 2 हैं। सबका ड्यूरेशन फिक्स है, सोने कितने देर बाद ये आना चाहिए, कब आना चाहिए, 90 मिनट का एक साइकिल। एग्जैक्टली। और वही आपकी मेमोरी को, मेमोरी सेल बना के स्टोर कराता है। ये अगर आपका एबनॉर्मल रहेगा बिकॉज ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव, स्क्रीन टाइम या थॉट्स और सोशल मीडिया, तो आपकी नींद खराब होगी। नींद खराब होगी तो आप लंबा समय सोएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी रिचार्ज नहीं हुई है। वाह डॉक्टर साहब, आपने आज बहुत सारे मिथ्स को ब्रेक किया है। बहुत सारी जो बीमारियों के नाम से एक डर बैठ जाता है मन में, और ऐसा लगता है कि बस जितनी लाइफ थी जी ली हमने, अब तो दवाइयों के सहारे हैं जो भी, या किसी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। अब लगता है कि ऐसा नहीं है, इसको भी क्योर किया जा सकता है। बच्चा तो जा ही सकता है, और अगर हो जाए तो क्योर भी हो सकता है। आप जैसे लोगों को पॉडकास्ट पे आते रहना चाहिए, नॉलेज बांटते रहनी चाहिए, क्योंकि जितनी गलत नॉलेज आ रही है उसके अगेंस्ट में एक ही तरीका है इस फाइट को लड़ने का। ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए जो इसको काउंटर कर सकें, समझा सकें और सही तरीका बता सकें। तहे दिल से मैंने इतने पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन आज मैं सच में भावुक भी हूँ कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि आप लोग आते हैं, बताते हैं, ऑडियंस को इतनी चीज़ें मिलती हैं। मेरे भी माँ बाप हैं, मेरे भी बच्चे हैं, हम लोगों को कितना कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मैं अपने दर्शकों से गुजारिश करूंगा, आपका पॉडकास्ट सुनने के बाद अगर उनके मन में सवाल हैं, आपको लिखें, उसको इकट्ठा करके अगर चाहेंगे उनके नाम से जोड़ के सेकंड पार्ट 2 कर दें। सेकंड पार्ट 2 तो होने वाला ही तय है। थैंक यू सो मच।